अध्याय 81 दक्षिणी बर्बर महाद्वीप से भयंकर ड्रैगन। शुरुआत में बुजुर्ग काफी सशंकित थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ जिज्ञासु लोगों ने ये यू के कार्यों की नकल करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी भेष बदलकर साथ मांगा। कुछ समय एक साथ बिताने के बाद वे अपनी पहचान प्रकट करेंगे। अपने साथियों के हैरान भावों को देखकर वे संतुष्टि की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सके। यह एहसास अद्भुत लगता है। मानना होगा संप्रदाय मास्टर जानता था कि खेल कैसे खेलना है। बाद में अधिक से अधिक बुजुर्गों ने शुद्ध निर्दोष रोमांस के लिए साथियों की तलाश शुरू कर दी, और उन्होंने विशेष रूप से बाहरी संप्रदायों से निचले स्तर की महिला कृषकों को चुना, जिसका लक्ष्य चौंकाने और विस्मयकारी था। कुछ समय बाद विभिन्न राक्षसी संप्रदायों के कई संप्रदाय पतन के कगार पर थे। क्या यह मिस्टिकियन संप्रदाय की भर्ती की नई पद्धति थी? अधिक से अधिक महिला साधकों ने ये कहते हुए आंसू बहाते हुए अपने संप्रदाय छोड़ दिए कि वे सच्चे प्यार की तलाश कर रही हैं। यहाँ तक कि उनके सामने घुटने टेकने वाले उनके स्वामियों की मिन्नतें भी उन्हें रोक नहीं सकी। लोगों को भर्ती करने के लिए भावनाओं का उपयोग करना, ये तरीका वास्तव में घृणित था। कई राक्षसी संप्रदाय के गुरु रहस्यवादी इन संप्रदाय की निंदा पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए, लेकिन दिव्य रहस्य संप्रदाय के ऊपरी सोपानों के हालिया विनाश को याद करते हुए उन्हें तुरंत चुप करा दिया गया। उनमें ये यू का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उस रात जल्दबाजी में बना ये गठबंधन टूट गया। यदि विधि घृणित है तो ऐसा ही हो जब तक वे केवल महिला कृषकों की भर्ती कर रहे हैं, पुरुष कृषकों की नहीं। कुछ भी। दूसरी ओर ये यू ने लेनलियानियन से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि 6 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदाय मिस्टिकियन संप्रदाय पर एक संयुक्त हमला शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। चाहे ये यू वास्तव में राक्षसी पद का स्वामी था या नहीं, रहस्यवादी इन संप्रदाय को पूर्वी सागर महाद्वीप से पूरी तरह से मिटा दिया जाना था। अन्यथा कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वे अगले दिव्य रहस्य संप्रदाय नहीं बनेंगे। फ्लावर स्पिरिट माउंटेन भी शामिल था। उच्च अधिकारियों ने संदेश दिया कि जब मिस्टिकियन संप्रदाय पर पूर्ण हमला शुरू किया गया था, लेनलियानियन और ये यू को केवल अपने आंतरिक कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता थी। ये जानकारी सुनकर ये यू को किसी भी तरह का डर नहीं हुआ। उसे इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। कुछ चीजों से हमेशा के लिए निपटने के लिए अनिवार्य रूप से खुले में आना पड़ता है। हालांकि इस समय ये यू ने दिव्य रहस्य संप्रदाय की पहली पीढ़ी के संप्रदाय मास्टर द्वारा छोड़े गए दूसरे वाक्य को याद किया। राक्षस का एक शत्रु है, शत्रु उत्तर दिशा में है, भाग्य और दुर्भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं, सफलता और विफलता एक अलग सोच है। उत्तर में ये शत्रु कौन है? और चूंकि यह एक नेमसिस है, तो भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में आपस में बात क्यों की जाती है? अब भी ये यू इस प्रश्न को समझ नहीं सका। उसके बगल में लेनलियान ने अपनी उंगली से ये यू के दिल को छुआ। ये क्रिया किसी भी कृषक के लिए अत्यंत खतरनाक थी। थोड़ी सी दुर्घटना गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकती है। फिर भी ये यू इस समय असामान्य रूप से शांत रहे। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। शायद अंदर ही अंदर उसे विश्वास था कि लेनलियानियन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसे मरना तो दूर की बात है। अगर बात झगड़े की हो तो लापरवाही से हस्तक्षेप न करें। मेरे साथ रहना बेहतर है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेनलियानियन की बातें सुनकर ये यू बहुत प्रभावित हुआ। उसके हृदय के चारों ओर लगी सीमेंट ही सील में दरारें दिखाई देने लगी। जब एक सुंदर लड़की प्यार से कहती है कि वह आपकी रक्षा करना चाहती है, तो इस तरह का भावनात्मक प्रभाव निश्चित रूप से कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं कर सकता। हालांकि लेनलियान के अगले शब्दों ने ये यू के दिल में सीमेंट को एक बार फिर से मजबूत कर दिया। आखिरकार आपके साथ खाना खाने के लिए उतना अच्छा व्यक्ति ढूंढना वाकई मुश्किल है। तो क्या आपकी सशक्त सुरक्षा केवल आपके खाने वाले साथी के लिए है? लेनलियानियन, क्या आपके दिल में केवल खाना ही है? ये यू ये कहते हुए गुस्से में चला गया कि उसे आज ज्यादा भूख नहीं है और वह खाना नहीं खाएगा। क्या ये सचमुच इसलिए था क्योंकि उसका मूड खराब था? जैसे ही वह ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकला, ये यू की अभिव्यक्ति गंभीर या शायद परेशान हो गई। जबकि धर्मी कृषक रहस्यवादी इन संप्रदाय को घेर रहे थे, शायद उसकी पहचान अब छिपी नहीं रहेगी। उस समय क्या लेनलियान अब भी ऐसे भोले शब्द बोलेंगी? ये यू अपने दिल में जवाब अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वह इसका सामना करने से बचता रहा था। हालांकि एक बात थी जिसके बारे में ये यू हमेशा दृढ़ था कि इस बार सपने में वो फिर से नर्म दिल नहीं होगा। ये देखने की कसम खाएगा कि कोई कैसे अमर हो जाता है। 3 दिन बाद, थोड़े अंतराल के बाद, ये यू को मिस्टिकियन संप्रदाय के पास धर्मी कृषकों का कोई निशान नहीं मिला। इससे वो बहुत उत्सुक हो गया। वादा किए गए घेराबंदी का क्या हुआ? यह अभी तक क्यों नहीं आया? असहाय, ये यू फिर से ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन के साथ ट्रेजर पवेलियन में आया। लेकिन इस समय लेनलियान ने ये यू को सूचित किया कि उनकी कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित करने की आवश्यकता हो सकती है। इससे ये यू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने झट से पूछा कि क्या हो रहा है। ये पता चला कि कल ही लेनलियानियन को फ्लावर स्पिरिट माउंटेन से जानकारी प्राप्त हुई थी। दक्षिणी बर्बर महाद्वीप से एक राक्षसी कृषक आया था। उसकी ताकत असाधारण थी और उसके तरीके क्रूर थे। वह अभी आया था और दूसरे दर्जे के संप्रदाय बनिन ब्लॉसम पवेलियन का सफाया कर दिया था। उसके बाद उसने अपना उत्पाद जारी रखा और एक के बाद एक कई जाने माने किसानों को मार डाला। नदी पार कर रहे इस भयंकर अजगर ने सबका ध्यान खींचा। अधिक धार्मिक कृषकों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कई संप्रदायों ने पहले इस राक्षसी कृषक को खत्म करने के लिए सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। आखिरकार इसकी तुलना में ये यू का खतरा बहुत छोटा था।
लगभग 1 सदी में उसने केवल दिव्य रहस्य संप्रदाय का वध किया था और कुछ नहीं किया। ये सुनकर ये यू को बहुत अजीब लगा। क्या उसे कम दुष्ट माना जा रहा था? वैसे भी अब स्थिति शांत होती दिख रही है। रूढ़िवादी संप्रदाय पहले दक्षिणी बर्बर महाद्वीप के इस राक्षसी कृषक से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक रहस्यवादी इन संप्रदाय के मामलों की बात है तो संभवतः उन्हें रोकना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उनका ध्यान वास्तव में केंद्रित नहीं है। लेकिन ये यू को अचानक खुशी महसूस हुई, जिससे उसके दिल में पहले से मौजूद उदासी दूर हो गई। उन्होंने कहा कि लैन लियानियन को और अधिक खाने दो, और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो वो कल और लाएंगे। लेकिन ये ठीक यही वाक्य था जिसने लैन लियानियन को उसकी राह पर रोक दिया। बहुत गंभीरता से उसने ये यू से कहा, केवल भोजन उपलब्ध कराने के बारे में मत सोचो, आपको गंभीर मामलों पर ध्यान देना चाहिए। जब से वह ये यू की नई संपर्क बनी, ये यू ने कोई उपयोगी जानकारी नहीं दी। जब भी मिस्टिकियन संप्रदाय को जानकारी की आवश्यकता होती, लैन लियानियन ने बस कोई नहीं लिखा, जिससे वह वास्तव में तनावग्रस्त हो गई। अपनी आंतरिक निराशा व्यक्त करने के बाद लैन लियानियन ने गुस्से में उत्तम पेस्ट्री के 2 और टुकड़े ले लिए। एक बार सोचने के बाद ये यू ने तुरंत लैन लियानियन को मिस्टिकियन संप्रदाय के बुजुर्गों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान की। हालांकि यह मामूली बात थी, अभी के लिए फ्लावर स्पिरिट माउंटेन को खुश करने के लिए यह पर्याप्त होगा। जैसे ही शाम ढली, जब ये यू मिस्टिकियन संप्रदाय के मुख्य हॉल में लौटे तो अचानक पीछे से एक परिचित आवाज आई। भाई यू। अध्याय 82। क्या दुनिया में अब भी कोई न्याय है? भाई यू शब्दों ने ये यू के विचारों को घुमा दिया। बहुत समय हो गया जब किसी ने उसे ऐसा कहा था। मुड़कर उसने देखा कि यह लंबे समय से अनुपस्थित शी एवटियन था। इस समय हालांकि उसकी शक्ल नहीं बदली थी, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत की झलक कम थी। ये यू ने शी एवटियन की छाती में मुक्का मारा। हंसते और डांटते, कमीने, कहाँ थे इतने साल? शी एवटियन को झटके से पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसे केवल अत्यधिक अपनेपन का एहसास हुआ। फिर से ब्रदर यू कहते हुए उन्होंने इन वर्षों के अपने अनुभवों को बताया। 100 साल से भी पहले जब शी एवटियन और ये यू ने मिस्टिकियन संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय मास्टर के पोते की हत्या कर दी तो उन्हें उग्र उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हालांकि ये यू ने दावा किया कि वे अलग हो गए क्योंकि उनके लक्ष्य बहुत बड़े थे, वास्तव में शी एवटियन अच्छी तरह से जानता था कि ये उसकी अपनी अपर्याप्त ताकत के कारण था। ये यू पहले से ही दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर था। उस समय शी एवटियन केवल नवजात आत्मा के अंतिम चरण में थे। ये यू का पीछा करना वह एक बोझ के अलावा कुछ नहीं था। उसी क्षण से शी एवटियन को पहली बार ताकत का महत्व महसूस हुआ। तो उसने खुद को एकांत में रखने और खेती करने के लिए एक जगह ढूंढ ली और जल्दी से दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनाई। फिर ये यू की सहायता के लिए बाहर आया। लेकिन शी एवटियन ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि एकांत में दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सब कुछ बदल गया था। ये यू ने मिस्टिकियन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को मार डाला था और उनकी जगह ले ली थी। एक अस्पष्ट भटकते कृषक से पूर्वी सागर महाद्वीप में सबसे आकर्षक व्यक्ति में परिवर्तन। इतने बड़े बदलाव ने शी एवटियन को ये यू के लिए खुश भी कर दिया और आत्मग्लानि भी। हमने समृद्धि और विपत्ति को साझा करते हुए भाई बनने का वादा किया, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में वह अभी भी वैसे ही थे जैसे वह अपनी युवावस्था में थे। ये यू ने सभी खतरों से स्वयं निपटा और तभी शी एवटियन डरपोक होकर सामने आया। शी एवटियन नहीं चाहते थे कि चीजें इस तरह जारी रहें। वह जो चाहता था वह युद्ध में ये यू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना था, वास्तव में एक मददगार भाई बनना था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे कुछ घटित होने पर छिपना पड़े। तो शी एवटियन ने निर्णायक रूप से प्रयास करने के लिए दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप में कदम रखा, खुद को स्थापित करने की योजना बनाई और फिर ये यू को खोजने के लिए वापस लौट आए। परिणामस्वरूप दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप की यह यात्रा बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं थी। वहां शी एवटियन को अपने साहसिक कार्य के दौरान एक अविश्वसनीय मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। उनकी खेती बढ़ गई, इससे उन्हें अपनी वापसी पर पूरा विश्वास मिला। यहाँ रुकते हुए शी एवटियन के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। भाई यू, मैं अब एक मध्य चरण क्लेश क्रॉसिंग कल्टीवेटर हूँ। बहुत प्रभावशाली है ना? अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये यू मुस्कुराया और सिर हिलाया। शी एवटियन ने जारी रखा, भाई यू, अब आप किस साधना चरण में हैं? मैं आपकी खेती को क्यों नहीं देख सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी प्रकार की छुपाने वाली कलाकृतियां पहन रखी हों? ये यू ने शांति से उत्तर दिया, मैं क्लेश पार करने के दायरे के चरम पर हूँ। बस इन कुछ सरल शब्दों ने शी एवटियन को एक बार फिर गहराई से प्रभावित किया। उसी क्षण बड़े हॉल में एक निश्चित व्यक्ति का आत्मविश्वास टुकड़ों में बिखर गया। वे टुकड़े जिन्हें दोबारा एक साथ नहीं जोड़ा जा सका। शी एवटियन ने पागलों की तरह अपना सिर कुचलाना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि संभवतः क्या गलत हो सकता है। वह और ये यू चरम यिन के एक ही दिन पैदा हुए थे। वर्षों की गणना करने पर वे दोनों केवल 200 वर्ष से अधिक पुराने थे। सामान्य परिस्थितियों में इस उम्र में व्यक्ति को फाउंडेशन स्थापना और गोल्डन कोर चरणों के बीच संघर्ष करना चाहिए। यदि आप नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं तो आप पहले से ही दूसरों की नजरों में प्रतिभाशाली हैं। दिव्य परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने से व्यक्ति मनुष्यों के बीच ड्रैगन बन जाएगा। 200 साल से अधिक पुराने क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए शी एवटियन को स्वीकार करना पड़ा, हालांकि बिल्कुल अभूतपूर्व नहीं, ये निश्चित रूप से एक सहस्राब्दी में एक अनूठी उपलब्धि थी। यही कारण था कि शी एवटियन इतना उत्साहित महसूस कर रहा था। हालांकि जो दक्षिणी बर्बर महाद्वीप पर प्रभुत्व के साथ चला, उसने खुद को ये यू के सामने अपना सिर उठाने में असमर्थ पाया।
200 साल से अधिक पुराना और क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र के चरम पर, क्या ये शुद्ध बदमाशी नहीं है? क्या इस दुनिया में कोई न्याय है? क्या कोई कानून है? क्या किसी को परवाह नहीं है? शी एवटियन की निराश उपस्थिति को देखकर ये यू उसे एक वाक्य के साथ सांत्वना दिए बिना नहीं रह सका। दूसरों की तुलना में आप पहले से ही बहुत प्रभावशाली हैं। इस वाक्य ने शी एवटियन के बचाव को तुरंत तोड़ दिया। क्या ये प्रशंसा थी या आखिरकार ये उपहास था? हालांकि शी एवटियन ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं थे। आज का दिन सिर्फ दिखावा करने का एक असफल प्रयास था। वैसे भी ये यू के सामने उसे हार का डर नहीं था। फिर उसने अपनी बाहों से एक भंडारण अंगूठी निकाली और स्पष्ट रूप से कहा कि यह उपहारों का एक संग्रह था जो उसने ये यू के लिए कई वर्षों में इकट्ठा किया था। इस पर अधिकांश वस्तुएं दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप से आई थीं। बेशक वहां पूर्वी सागर महाद्वीप की चीजें भी थीं। कई प्रसिद्ध कृषकों में से थे और एक बनिंग ब्लॉसम पवेलियन नामक संप्रदाय से था। ऐसा कहा जाता था कि बनिंग ब्लॉसम पवेलियन का पवेलियन मास्टर एक दिव्य युवती की तरह सुंदर था। मूल रूप से शी एवटियन ने ये यू के लिए एक पत्नी के रूप में उसे वापस छीनने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे मिलने पर उसे पता चला कि पवेलियन मास्टर बिल्कुल सादा दिखता था। उसकी सुंदरता के बारे में वे सभी दावे उसके अधीनस्थों द्वारा बड़ा चढ़ाकर किए गए थे। शी एवटियन तुरंत क्रोधित हो गया। क्या ये झूठा विज्ञापन नहीं था? इसके बाद उन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। बनिंग ब्लॉसम पवेलियन के पवेलियन मास्टर भी काफी तीखे बोल वाले थे और वे तुरंत गर्म बहस में पड़ गए। यह विशेष रूप से गंदे अपमान तक बढ़ गया। क्रोध में शी एवटियन ने पूरे बनिंग ब्लॉसम मंडप को मार डाला। इस कहानी को सुनने के बाद ये यू की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गई। तो जैसा कि अन्य लोगों ने कहा, शी एवटियन दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप से नदी पार करने वाला भयंकर ड्रैगन था। ये बहुत हास्यास्पद है। बाद में ये यू ने शी एवटियन को लैंडलियानियन का संदेश सुनाया और उन्हें हाल ही में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी। शी एवटियन पूरी तरह से निडर थे। उन्होंने इन स्वधार्मिक रूढ़िवादी संप्रदायों को खत्म करने के अपने इरादे की घोषणा की। ये यू के दिमाग में अचानक एक योजना बनी। उन्होंने तुरंत शी एवटियन को मिस्टिकियन संप्रदाय छोड़ने की व्यवस्था की, जिससे फ्लावर स्पिरिट माउंटेन जैसे विभिन्न संप्रदायों का ध्यान बाहर चला गया। ये यू स्वयं किसी को खोजने के लिए उत्तरी उजाड़ महाद्वीप में जाएंगे। उनके लौटने पर दोनों इन धार्मिक संप्रदायों को खत्म करने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे। शी एवटियन तुरंत सहमत हो गए। वास्तव में ये यू के उत्तरी उजाड़ महाद्वीप में जाने का मुख्य कारण दिव्य रहस्य संप्रदाय की भविष्यवाणी थी। यह उसे लगातार परेशान कर रहा था। राक्षस की एक दास्ता है और दास्ता उत्तर में है। ये यू वास्तव में देखना चाहता था कि यह शत्रु कौन था। जाने से पहले ये यू बहुत विचार विमर्श के बाद भी लैंडलियानियन को विदाई देने के लिए ट्रेजर पवेलियन गए। उन्होंने दावा किया कि रहस्यवादी यिन संप्रदाय ने उनके लिए एक गुप्त क्षेत्र का पता लगाने की व्यवस्था की थी। वो कुछ समय के लिए दूर हो सकता है। वो कुछ समय तक उसके साथ डिनर नहीं कर पाएगा। ये सुनकर लैंडलियान तुरंत दुखी हो गई। उसने ये यू से जल्द वापस आने और सभी चीजों में सावधान रहने का आग्रह किया। ये यू हल्के से मुस्कुराए और लैंडलियानियन के बाल बिखेर दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने दिल में वह सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यदि वह एक अंडरकवर एजेंट नहीं होती और वास्तव में मिस्टिकियन संप्रदाय की शिष्या होती तो ये कितना अच्छा होता। लैंडलियान ने ये कहते हुए अचानक कदम पीछे खींच लिया कि वह ये यू की वरिष्ठ है। उसके सिर को इस तरह थपथपाना अपमानजनक था। उसे 2 भुने हुए खरगोशों से क्षतिपूर्ति करनी होगी। ये यू के पूरे सिर पर अचानक काली रेखाएं आ गईं। वह जाने वाला था और वह भोजन छीनने के लिए इतना घटिया बहाना इस्तेमाल कर रही थी। वास्तव में खाने के शौकीन का दिल कोई दुख या खुशी नहीं, केवल भोजन जानता है। 10 दिन बाद ये यू ने उत्तरी उजाड़ महाद्वीप पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय की। अपने नाम के अनुरूप ही यहाँ की भूमि उजाड़ थी, लेकिन इससे पहले कि ये यू यहाँ अपनी खोज शुरू कर पाता, उसे अचानक घबराहट महसूस हुई। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज उठी। क्या ये स्वर्गीय क्लेश था? क्या यह अंततः आ रहा था? क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 83। क्लेश को पार करना एक बाधा है जिसे सभी साधकों को ऊपर चढ़ने से पहले पार करना होगा। ये बेहद खतरनाक है। इसका प्रयास करने वाले 10 कृषकों में से केवल एक ही सफल होता है। कृषक जितना मजबूत होगा, स्वर्गीय क्लेश उतना ही तीव्र होगा। स्वप्न के दायरे में ये यू को पहली बार स्वर्गीय क्लेश का सामना करना पड़ा। विनाश की भयावह भावना दम घोंटने वाली थी। ये यू ने लापरवाह होने का साहस नहीं किया और केवल स्वर्गीय क्लेश के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए पूरी तरह से सतर्क रह सकते थे। 2 दिन बाद ये यू सफलतापूर्वक स्वर्गीय क्लेश से गुजरे। चारों ओर हजारों मील का क्षेत्र झुलसी हुई धरती में बदल गया। संकट के दौरान उसके द्वारा उपयोग किए गए सभी खजाने और कलाकृतियां नष्ट हो गईं। यहाँ तक कि उसने जो उच्च कोटि का वस्त्र पहना था वह भी फटकर खराब हो गया। हालांकि ये यू के लिए ये सब इसके लायक था। स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा के बाद उन्होंने न केवल सफलतापूर्वक स्वर्गारोहण क्षेत्र में कदम रखा, बल्कि उनके शरीर में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ। ये यू के लिए यह एक अप्रत्याशित खुशी थी। उसने पहले कभी नहीं सुना था कि स्वर्गीय क्लेश से किसी के शरीर में भी सुधार हो सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचने पर बात समझ में आई। वर्तमान खेती की दुनिया में हजारों वर्षों में किसी ने भी सफलतापूर्वक क्लेश को पार नहीं किया है। असेंशन क्षेत्र लगभग एक किंवदंती बन गया था। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से कई चीजें थीं जिनके बारे में कोई नहीं जानता था।
अब जब स्वर्गीय क्लेश की अग्निपरीक्षा समाप्त हो गई तो अब ये देखने का समय आ गया है कि उसका शत्रु बनने के योग्य कौन है। लेकिन एक दिन तक इधर उधर भटकने के बाद ये यू को भ्रम की स्थिति महसूस हुई, जैसे कि वो अपने हथियार खींचकर आंख बंद करके खोज रहा हो। बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकना स्पष्ट रूप से बुद्धिमानी नहीं थी। तो ये यू ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। वह सीधे तौर पर उत्तरी उजाड़ महाद्वीप में अपना नाम कमाएगा। इस प्रकार अगले 2 महीनों के लिए ये यू जहां भी गया शक्तिशाली कृषकों को चुनौती देना शुरू कर दिया। रूढ़िवादी संप्रदायों से जीतने का मतलब कलाकृतियों को प्राप्त करना था। राक्षसी संप्रदायों से जीतने का मतलब तकनीकों को जब्त करना था। कलाकृतियां लेना स्वीकार्य था। खजाना स्वाभाविक रूप से सक्षम लोगों का होता है। जहां तक राक्षसी तकनीकों को जब्त करने की बात है, इसका उद्देश्य सभी स्रोतों से ज्ञान इकट्ठा करना और विभिन्न विद्यालयों की शक्तियों को आत्मसात करना था। फिर अपने जन्मजात दिव्य दानव शरीर के अद्वितीय गुणों का उपयोग करते हुए उन्होंने लगातार अपनी भक्षण आत्मा तकनीक में सुधार किया। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, ये यू व्यावहारिक रूप से उत्तरी उजाड़ महाद्वीप के सभी संप्रदायों में फैल गया। उन्होंने कई तकनीकें और कलाकृतियां हासिल की, लेकिन निराशा की बात यह है कि उसे अपनी दास्ता की एक झलक भी नहीं मिली। इसके बजाय उसने पूरे उत्तरी उजाड़ महाद्वीप में क्लेश क्षेत्र और उससे ऊपर के किसानों के बीच भय पैदा कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि सेलेस्टियल सीक्रेट संप्रदाय के संस्थापक कुलपति द्वारा भविष्यवाणी की गई उत्तर आखिरकार उत्तरी उजाड़ महाद्वीप का जिक्र नहीं कर रही थी? यदि ऐसा होता तो उन्हें उत्तर में दास्ता वाक्यांश की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? ये यू इसका पता नहीं लगा सका। बाद में उन्होंने इस पर अब और ध्यान न देने का निर्णय लिया। उन्होंने बस उत्तरी उजाड़ महाद्वीप छोड़ दिया। हालांकि ये यू के मिस्टिकियन संप्रदाय में लौटने पर वह अपने सामने के दृश्य को देखकर तुरंत चौंक गया। जो कभी एक संपन्न संप्रदाय था वह अचानक खंडहर में बदल गया। चारों ओर असंख्य शव बिखरे हुए थे, सभी मिस्टिकियन संप्रदाय के सदस्यों के थे। ये देखकर ये यू का चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत उत्तर की ओर चला गया। लेकिन अंततः उन्होंने पाया कि ट्रेजर पवेलियन का स्थान एक विशाल गड्ढे में बदल गया था। इसने ये यू की अभिव्यक्ति को अविश्वसनीय रूप से गंभीर बना दिया। उसकी आकृति धीरे धीरे गड्ढे के किनारे तक उतर गई, बहुत देर तक सोच में डूबी रही। क्या हुआ? रहस्यवादी यिन संप्रदाय का अंत इस तरह कैसे हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, लिन लियानियन कहाँ थी? क्या वह अभी भी जीवित थी? उसी क्षण ये यू अचानक हिल गया और पीछे मुड़कर देखा। उसने लिन लियानियन को अपने पीछे खड़ा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से आ रहा हो। उसे देखकर ये यू मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। आप ठीक हैं? ये उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि उन्होंने लिन लियानियन की अभिव्यक्ति में कुछ देखा, बर्फ जैसा ठंडा दृढ़ संकल्प। फिर उसने उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द सुने। क्या आपको इतने लंबे समय तक मुझे धोखा देना मनोरंजक लगा, रहस्यवादी यिन संप्रदाय के मास्टर ये यू? ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। अंततः उसकी पहचान उजागर हो गई। हालांकि वह अंदर से जानता था कि ये दिन अंततः आएगा, फिर भी जब ये वास्तव में हुआ तो उसे दुख की पीड़ा महसूस हुई। आज के बाद उसे डर है कि उसे फिर कभी लिन लियानियन के साथ भोजन का आनंद लेने का मौका नहीं मिलेगा। ये यू ने धीरे से गहरी सांस छोड़ी। उसने गंभीरता से कहा, शुरू में तो तुमने मुझे कोई और ही समझ लिया। मैंने तुम्हें कुछ हद तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे तुम दिलचस्प लगे, और कुछ हद तक इसलिए क्योंकि मैं मिस्टिकियन संप्रदाय के अन्य जासूसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आप सचमुच बहुत प्यारे थे। मैंने एक साथ हमारे भोजन का आनंद लिया, इसलिए मैंने कभी अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। यदि संभव हो तो मैं चाहूंगा कि चीजें हमेशा ऐसे ही चलती रहें। तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वास्तव में अभी अभी मैं वास्तव में चिंतित था कि आप मर सकते हैं। ये सब ये यू की हार्दिक स्वीकारोक्ति थी। उसने उस पर विश्वास किया या नहीं, ये सच था। ये यू का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन लियान बहुत देर तक चुप रही और फिर धीरे से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं? ये यू ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे समझ नहीं आया कि लिन लियान ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। लिन लियानियन धीरे धीरे आगे बढ़ी। कदम दर कदम उसने पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अपनी बात खत्म करने के बाद लिन लियान ये यू के सामने आ चुकी थी। इस बेहद मनमोहक महिला को देखकर ये यू के दिल के चारों ओर की कंक्रीट की दीवारें ढहने लगीं। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। रोमांटिक उलझनों से दूर रहने का वादा करने के बावजूद ये यू इससे इनकार नहीं कर सका। उन्हें लिन लियानियन के साथ रहना बहुत अच्छा लगा। इससे आराम और खुशी महसूस हुई। ये यू अपनी सच्ची भावनाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। भले ही लिन लियानियन वास्तव में उसकी दास्ता बनने के लिए नियत थी, ये यू ने इसे स्वीकार कर लिया। जब से उसने दूसरी भविष्यवाणी सीखी, ये यू ने लिन लियानियन के बारे में संदेह पाल लिया था, क्योंकि खजाना मंडप जहां वह स्थित थी मिस्टिकियन संप्रदाय का सबसे उत्तरी भाग था। ये बिल्कुल मेल खाता है। राक्षस की एक दास्ता है, दास्ता उत्तर में है। हालांकि ये यू इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक था, इसलिए वह उत्तरी उजाड़ महाद्वीप में घूमता रहा। अंत में वह निराश होकर लौट आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तो क्या लिन लियान वास्तव में उसकी नियति दास्ता थी? जैसे ही ये यू ने इस पर विचार किया, लिन लियान ने ये यू के दिल की ओर इशारा करते हुए फिर से अपना हाथ उठाया। उसकी चाल बेहद धीमी थी, मानो ये यू की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हो। बहुत सोचने के बाद भी ये यू नहीं टाला।
क्योंकि उन्होंने देखा कि लैन लियान की आंखें पहले की तरह ही स्पष्ट और द्वेष से रहित रहीं। तथ्य सिद्ध हुआ, ये यू का अनुमान सही था। लैन लियानियन का उसे मारने का इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसे कुछ महसूस हो रहा हो। उसने गंभीरता से कहा, आपने झूठ नहीं बोला। मुझे लगता है कि मैंने आपको गलत नहीं समझा। इस कथन ने ये यू को भ्रमित कर दिया। उसका इससे क्या मतलब था? फिर लैन लियान ने हाल ही में जो कुछ हुआ था उसे समझाना शुरू किया। मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं। अध्याय 84। ये यू के पूर्वी सागर महाद्वीप छोड़ने के बाद मूल समझौते का पालन करते हुए शी योटियन ने धर्मी संप्रदाय के कृषकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार अशांति पैदा करना शुरू कर दिया। और भी अधिक परेशानी पैदा करने के लिए उसने सीधे अवरोही ड्रैगन क्लिफ पर हमला किया, ये दावा करते हुए कि वह अपने पैरों को गर्म करने के लिए संप्रदाय गुरु की पत्नी को ले जाएगा। ऐसा व्यवहार अत्यधिक अहंकारपूर्ण था। हालांकि अवरोही ड्रैगन क्लिफ कोई अज्ञात छोटा संप्रदाय नहीं था। फ्लावर स्पिरिट माउंटेन की तरह ये पूर्वी सागर महाद्वीप की पवित्र भूमि में से एक थी, जिसकी विरासत लगभग 10,000 वर्षों तक फैली हुई थी। हालांकि वर्तमान संप्रदाय गुरु विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था और वह शी योटियन द्वारा शीघ्र ही पराजित हो गया। हालांकि अवरोही ड्रैगन क्लिफ का सर्वोच्च कृषक संप्रदाय का गुरु नहीं था, बल्कि पीछे के पहाड़ों से निकले महान बुजुर्ग थे। यह अफवाह थी कि इस व्यक्ति की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जो हजारों वर्षों से अदृश्य है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी जीवित है, और उन्होंने असेंशन क्षेत्र में खेती का प्रदर्शन किया। सिर्फ एक चाल से उसने आसानी से शी योटियन को हरा दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यदि शी योटियन के पास गुप्त खजाना नहीं होता तो वह भागने का अवसर पाकर अवरोही ड्रैगन क्लिफ पर मर जाता। इसलिए इस लड़ाई के बाद अवरोही ड्रैगन क्लिफ की प्रतिष्ठा बढ़ गई। कई धार्मिक संप्रदाय के साधक इससे प्रेरित हुए। इस समय फ्लावर स्पिरिट माउंटेन को ये यू के लापता होने की खबर मिली। रहस्यवादी यिन संप्रदाय के नेतृत्वहीन होने के कारण यह उनके लिए इसे खत्म करने का सही अवसर था। इस मामले के संबंध में फ्लावर स्पिरिट माउंटेन ने ये पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से लैन लियानियन से संपर्क किया कि क्या जानकारी सही थी या गलत। लैन लियानियन ने अनिश्चितता व्यक्त की। मिस्टिकियन संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से उसे खजाना मंडप की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। बिना अनुमति के वो स्वयं नहीं जा सकती थी। 2 दिनों तक झिझकने के बाद फ्लावर स्पिरिट माउंटेन ने अवरोही ड्रैगन क्लिफ और कई अन्य धर्मी संप्रदायों की गति को जब्त करते हुए मिस्टिकियन संप्रदाय पर एक संयुक्त हमला शुरू किया। केवल एक दिन में उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। बाद में मिस्टिकियन संप्रदाय के अन्य गुप्त एजेंटों ने भी खुद को प्रकट किया। ये केवल इसी दिन था जब लैन लियान को दूसरों से पता चला कि झाओ लिकांग लंबे समय से गायब था। इस दौरान उसके साथ जो व्यक्ति था वह मिस्टिकियन संप्रदाय के नेता ये यू थे। इस जानकारी को प्राप्त करने पर लैन लियान को हतप्रभ महसूस हुआ और यहाँ तक कि कुछ हद तक नुकसान भी हुआ। इस समय अवरोही ड्रैगन क्लिफ के बड़े झेंग किक्यू ने प्रस्ताव रखा। चूंकि ये यू इतने समय तक लैन लियानियन के साथ रहने में सक्षम था, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह उसकी सुंदरता को चाहता था। क्यों न लैन लियानियन को मिस्टिकियन संप्रदाय के खंडहरों में रहने दिया जाए, भावनात्मक कार्ड खेला जाए और फिर ये यू को खत्म करने का अवसर खोजा जाए और इस प्रकार खेती की दुनिया को खतरे से मुक्त किया जाए। इस प्रस्ताव को तुरंत बहुत समर्थन मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब सौंदर्य जाल का उपयोग करने की रणनीति हमेशा आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करने की लागत बेहद कम थी। अगर नुकसान हुआ भी तो यह फ्लावर स्पिरिट माउंटेन का नुकसान होगा। इससे उन्हें क्या फर्क पड़ा? फ्लावर स्पिरिट माउंटेन के संप्रदाय मास्टर सहमत नहीं थे। आखिरकार लैन लियानियन उनके संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली कृषक थे। अगर उसे कुछ भी हुआ तो यह फ्लावर स्पिरिट माउंटेन की समग्र ताकत को कमजोर कर देगा। लेकिन फिर दूसरे संप्रदाय के गुरुओं ने उन्हें एक तरफ खींच लिया। जब तक वे लौटे, फ्लावर स्पिरिट माउंटेन के संप्रदाय गुरु का रवैया पूरी तरह 180 डिग्री का मोड़ ले चुका था। उन्होंने सक्रिय रूप से प्रस्ताव दिया कि लैन लियान को इस योजना को स्वीकार करना चाहिए। बिना कोई घृणा दिखाए उन्होंने व्यक्त किया कि कभी कभी किसी बड़े उद्देश्य के लिए खुद का बलिदान देना एक स्थायी विरासत छोड़ जाता है। स्पष्ट रूप से यदि कोई लाभ नहीं होता तो फ्लावर स्पिरिट माउंटेन के संप्रदाय गुरु इस तरह से कार्य नहीं करते। लैन लियान ने इन धर्मी कृषकों के विकृत चेहरों को देखा और पूरी तरह से घृणा महसूस की, लेकिन अंत में उसने रुकने का फैसला किया। इस कथा को सुनने के बाद ये यू का चेहरा अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे मारने के लिए रुके थे? आपने पहले हमला क्यों नहीं किया? लैन लियानियन धीरे से मुस्कुराए। उसने तुरंत कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें पता है। पसंद करना है, इसे छिपाना असंभव है। जैसे तुम मुझे पसंद करते हो, भले ही मेरा हाथ तुम्हारे दिल पर हो, तुम चकमा नहीं दोगे। उस समय मुझे पता था कि मैंने सही व्यक्ति को चुना है। इसके अलावा अब मेरे उस आदर्श वाक्य को बदलने का समय आ गया है। इस दुनिया में सिर्फ अच्छा खाना और प्यार को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। इन शब्दों पर ये यूं हंसे बिना नहीं रह सका। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटी अनजाने कार्रवाई से उसे दाव साथी मिल जाएगा। क्या इसे भाग्य का सौभाग्यशाली मोड़ माना गया? बाद में ये यू ने लैन लियानियन का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, हालांकि रहस्यवादी यिन संप्रदाय राक्षसी खेती का अभ्यास करता है, हमने 100 वर्षों में बंधन बनाए हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन, ये कर्ज खून से चुकाया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे नहीं रोकेंगे। लैन लियानियन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया।
उसने ये यू से कहा कि न केवल वह हस्तक्षेप नहीं करेगी बल्कि वह मिस्टर किन संप्रदाय का बदला लेने के लिए उसका साथ भी देगी। जैसा कि कहा जाता है, जब आप मुर्गी से शादी करते हैं तो मुर्गी का अनुसरण करें, जब आप कुत्ते से शादी करें तो कुत्ते का पालन करें। चूंकि वह एक राक्षसी कृषक की स्त्री बन गई थी, इसलिए उसके जैसा व्यवहार करना स्वाभाविक था। भले ही उन्होंने धर्मी कृषकों पर हमला न किया हो, धर्मी कृषक उनकी तलाश में आएंगे। लेन लियानिया ने इसे अच्छी तरह से समझा। इसके अलावा शुरू से ही उसका फ्लावर स्पिरिट माउंटेन के साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं था, और फ्लावर स्पिरिट माउंटेन के संप्रदाय गुरु के चेहरे पर उस घृणित नजर ने वास्तव में उसे निराश किया। ये देखकर कि लेन लियानियन मजाक नहीं कर रही थी, खूब मुस्कुराए। लेकिन जब वे प्रस्थान करने वाले थे तो उसने अवसर का लाभ उठाते हुए एक अवरोधक स्थापित कर दिया और लेन लियानियन को यहीं फंसा दिया। उसने उससे कहा कि बाधा 3 दिनों में गायब हो जाएगी। पुरुष चीजों को संभालते हैं, महिलाएं इससे दूर रहती हैं। बस व्यवहार करें और यहीं प्रतीक्षा करें। लेन लियान गुस्से में थी। वह यू के साथ इसलिए जाना चाहती थी ताकि उसके साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके, लेकिन अब यू ने वास्तव में उसे यहाँ फंसा लिया था। हालांकि यह सुरक्षा कारणों से था, लेन लियानियन इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसे गहराई से देखने के बाद यू प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और तेजी से दूर उड़ गया। खून का कर्ज खून से चुकाना होगा। उनका पहला पड़ाव फ्लावर स्पिरिट माउंटेन था। गर्जन की शक्ति से उसने उपस्थित सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। उन्होंने मिस्टर किन संप्रदाय को घेरने में शामिल अन्य संप्रदायों के बारे में जानकारी निकाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने तेजी से उनका शिकार करना शुरू कर दिया। कई दिनों की गहन लड़ाई के बाद यू ने 6 संप्रदायों को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अवरोही ड्रैगन क्लिफ के महान बुजुर्ग भी विपत्ति से नहीं बच सके। हालांकि वह उससे थोड़ा ऊंचा था, यू ने उसे मारने और उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डिवोरिंग स्पिरिट तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने असेंशन क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करते हुए सफलतापूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि लगातार कई दिनों की लड़ाई के बाद यू को काफी चोटें आईं। उसे तत्काल स्वस्थ होने की आवश्यकता है। जैसे ही वह अवरोही ड्रैगन क्लिफ को छोड़ने की तैयारी कर रहा था, एक सभ्य दिखने वाली महिला कृषक धीरे धीरे आकाश से नीचे आई। वह यू के सामने खड़ी हो गई और प्यार से बोली, बहुत दिनों से नहीं मिले। यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। वह बोला नहीं। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने वाली महिला परिचित लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 85। महिला कृषक को यू की उलझन का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, 200 साल पहले पहाड़ी गांव में आध्यात्मिक फल के साथ। इन सरल शब्दों को सुनकर बचपन की यादें उसके दिमाग में वापस आ गईं। यह महिला उन 2 परियों में से एक थी जिनसे उसका सामना तब हुआ था जब वह 11 साल का था। उस समय वे अपने पीछे आध्यात्मिक फलों का एक थैला भी छोड़ गए थे। हालांकि 200 से अधिक वर्षों के बाद यह महिला उसे अब क्यों ढूंढेगी? वास्तव में कारण क्या था? यू ने अपना संदेह व्यक्त किया। महिला कृषक तुरंत मुस्कुरा दी। उसने यू को बताया कि इन 200 वर्षों में वह बीच बीच में छाया से उसकी हर गतिविधि को देखती रही है। ये सिर्फ इतना था कि यू अनजान था। अब वो आगे बढ़ गई थी क्योंकि उसकी अवलोकन अवधि समाप्त हो गई थी और उसे यकीन था कि यू भविष्यवाणी की गई उभरती हुई दानव थी। ये सुनकर यू बहुत देर तक चुप रहा। हालांकि उससे पहले यह महिला दुर्जय थी, वह केवल क्लेश को पार करने के दायरे के चरम पर थी। उसकी वर्तमान चोटों के बावजूद उसे मरना मुश्किल नहीं होगा। तो यह महिला वास्तव में क्या चाहती थी? जैसे ही यू ने सोचा, महिला ने बोलना जारी रखा। मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया है। मेरा नाम चेन वांगबेई है। बेई का अर्थ उत्तर है, जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। एक सहस्राब्दी बाद चरमहीन के दिन एक खगोलीय घटना घटित होगी। एक विलक्षण व्यक्ति उतरेगा, राक्षसी पद का स्वामी। राक्षस का एक शत्रु है। शत्रु उत्तर दिशा में है। भाग्य और दुर्भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। सफलता और विफलता एक अलग सोच है। ये 2 वाक्य वास्तव में एक भविष्यवाणी है जो आपको सुननी चाहिए थी। आखिरकार यू की अभिव्यक्ति बदल गई। चेन वांगबेई। उत्तर में का तात्पर्य उत्तर दिशा से नहीं बल्कि बेई नाम से है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला नियति दास है? ये सोचकर यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चेन वांगबेई चुप रहे। वो बस चुपचाप अपनी जगह पर इंतजार करती रही, और अगले ही पल यू तुरंत चेन वांगबेई के सामने आ गया। असेंशन क्षेत्र का दबाव अचानक भड़क उठा। उसने उदासीनता से पूछा, यदि तुम अभी मौत की तलाश में निकले हो तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। चेन वांगबेई ने अपने हाथ में मौजूद तलवार को फेंक दिया। उसने यू को बताया कि वह आज उसके साथ एक सौदा करने आई है। अगर यह सौदा हो गया तो यह उन दोनों के लिए बहुत बड़ी संपत्ति और सौभाग्य होगा। यू ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। फिर चेन वांगबेई ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताना शुरू किया। उसका उपनाम चेन था और वह दिव्य रहस्य संप्रदाय के संस्थापक संप्रदाय गुरु की 8वीं पीढ़ी की वंशज थी। जब दिव्य रहस्य संप्रदाय की पहली पीढ़ी के संप्रदाय के गुरु का आरोहण हुआ तो उन्होंने न केवल राक्षस के उद्भव की भविष्यवाणी की, बल्कि उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि यह चेन परिवार के लिए भाग्य का एक झटका हो सकता है। नियति के नजरिए से चेन वांगबेई शैतान का मुकाबला करने के लिए नियति है, या शायद वो शुभ तारा है। जब तक चेन वांगबेई दानव के साथ सहयोग करता है तब तक स्वर्गीय क्षेत्र में एक साथ चढ़ना मुश्किल नहीं होगा।
वास्तव में यदि वे अच्छा सहयोग करते हैं तो भविष्य में उनका स्वर्णिम अमर बनना तय है। हालांकि पूर्व शर्त यह है कि राक्षस को अपने दिल में मौजूद आक्रोश को खत्म करना होगा, अन्यथा आरोहण के दौरान आंतरिक राक्षसों का पोषण करने से मृत्यु हो जाएगी। आकाशीय रहस्य संप्रदाय के पहली पीढ़ी के संप्रदाय गुरु द्वारा की गई कटौती पीढ़ियों से चली आ रही है। तो चेन वांगबे की पीढ़ी के समय तक वह छोटी उम्र से ही जानती थी कि उसे क्या चाहिए। वह भी इसके प्रति गहराई से आश्वस्त थी। नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह चरम यम के दिन पैदा हुए लोगों की तलाश में इस दुनिया में घूमना शुरू कर दिया जो राक्षस बन सकते हैं। दरअसल जब यह किशोरावस्था में था, चेन वांगबे को उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। उस समय आध्यात्मिक फल केवल सद्भावना का संकेत थे। जिसमें उसने वास्तव में एक क्षमता देखी वह शी एवटियन थी। ये के 13 साल के होने से पहले ही शी एवटियन ने आश्चर्यजनक प्रतिभा दिखा दी थी। इसलिए वो ये की तुलना में नियति से उभरते हुए दानव की तरह अधिक लग रहा था। हालांकि जैसे जैसे ये मजबूत होता गया, चेन वांगबे को अंततः यकीन हो गया कि ये ही वह है जिसे वह तलाश रही थी। अब जब उसने उसे पा लिया था तो गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं थी। चेन वांगबे ने कहा कि जब तक ये 1000 वर्षों तक उसकी रक्षा कर सकता है, वह उसे उसके दिल में आक्रोश को खत्म करने की विधि सिखाएगी। दोनों के एक साथ अभ्यास करने से वे भविष्य में एक साथ स्वर्गीय लोक में आरोहण कर सकते हैं। ये वास्तव में एक महान कहानी है। जैसे ही उसने इस बिंदु पर बात की, चेन वांगबे की आंखें चमक उठीं, भविष्य के लिए प्रत्याशा से भरी हुई लग रही थीं। हालांकि ये ने सीधे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आप चाहते हैं कि मैं 1000 वर्ष तक आपकी रक्षा करूं? आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन। आंतरिक आक्रोश के बारे में क्या बकवास है। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। आंतरिक आक्रोश केवल उन चीजों को करने से उत्पन्न होता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। ये वर्तमान में जो सबसे अधिक चाहता था वह अपने भाई शी एवटियन के साथ शराब पीना था। लेन लियानयान के साथ रहना, चेन वांगबे के पक्ष में नहीं रहना और ऐसी अस्पष्ट किंवदंतियों पर विश्वास करना। कैसी नियति, क्या भविष्यवाणियां, ये सब बकवास है। इस समय चेन वांगबे की भौहें गहरी हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति बेहद अप्रसन्न थी। वास्तव में दिव्य रहस्य संप्रदाय की पहली पीढ़ी के संप्रदाय गुरु के आरोहण से पहले उन्होंने सबसे पहले चेन परिवार के भाग्य का अनुमान लगाया। अगली 10 पीढ़ियों में चेन परिवार सभी औसत दर्जे की प्रतिभा वाले होंगे। स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने का तो जिक्र ही नहीं, वे स्वर्गारोहण क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। 10 पीढ़ियों के बाद उनकी गिरावट और भी तेज हो जाएगी। यदि वे भाग्य को चुनौती देना चाहते हैं और चेन परिवार के गौरव को बहाल करना चाहते हैं तो चेन परिवार की केवल 8वीं पीढ़ी के पास अभी भी आशा की किरण है। 8वीं पीढ़ी के वंशजों में से उच्चतम केवल क्लेश क्रॉसिंग दायरे तक पहुंच सकता है, लेकिन अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के कारण वे असेंशन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरों की किस्मत पर भरोसा करना ही एकमात्र रास्ता है। यदि उधार लिया जाए तो न केवल वे भविष्य में स्वर्गीय क्षेत्र में आरोहण कर सकते हैं, बल्कि वे अगले 1000 वर्षों के लिए चेन परिवार की महिमा को भी बहाल कर सकते हैं। यदि उधार लेने में असमर्थ है तो चेन परिवार पूरी तरह से मना कर देगा। ये ठीक इसी भाग्य के कारण है कि दिव्य रहस्य संप्रदाय की पहली पीढ़ी के संप्रदाय गुरु ने कटौती का दूसरा दौर आयोजित किया। उन्होंने राक्षस से संबंधित भविष्यवाणी के बारे में बात की। वास्तव में पहला कथन सत्य है, लेकिन दूसरी भविष्यवाणी अत्यधिक स्वार्थी है। आकाशीय रहस्य संप्रदाय की पहली पीढ़ी के संप्रदाय गुरु ने चेन परिवार को राक्षस से सफलतापूर्वक भाग्य उधार लेने की अनुमति देने के लिए एक भव्य योजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, इसमें बस इतना ही है। मूल रूप से चेन वांगबे ने सोचा कि यह सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। चूंकि नम रणनीति काम नहीं करती, इसलिए उसने कठोर दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। ये को निकलते देख चेन वांगबे ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? मत भूलो, भाग्य और दुर्भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं, सफलता और विफलता एक अलग विचार हैं। ये धीरे से घूमा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या वह उसे धमकाने की कोशिश कर रही थी? कितना बड़ा मजाक है। इस स्वप्निल यात्रा के दौरान उसे बहुत अधिक खतरों का सामना करना पड़ा है। जब भी ऐसे लोग सामने आएंगे, ये तेजी से उन्हें मौत के घाट उतार देगा। अध्याय 86। बूढ़े आदमी की भविष्यवाणियां सटीक हैं। चेन वांगबे ने ये को पलटते देखा। उसके आसपास हत्या का इरादा लगभग मूर्त था। उसे तुरंत पता चल गया कि ये के उसके प्रति जानलेवा इरादे थे। हालांकि चेन वांगबे को डर महसूस नहीं हुआ। वो केवल थोड़ी सी भौहें सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसे अपने दिल में भारी निराशा महसूस हुई। एक बार फिर पूर्वज द्वारा छोड़ा गया तीसरा वाक्यांश उसके दिमाग में उभर आया। दुनिया अप्रत्याशित है। यदि उधार लिया हुआ भाग्य विफल हो जाता है तो उन्हें मारकर भी अपना नाम कमाया जा सकता है। उस समय सेलेस्टियल सीक्रेट संप्रदाय के संस्थापक संप्रदाय नेता ने पहले ही चेन परिवार के वंशजों के लिए सब कुछ की गणना कर ली थी। राक्षस मनमौजी होते हैं। कोई सफलतापूर्वक भाग्य उधार ले सकता है या नहीं, ये पूरी तरह से प्रतिद्वंद्वी की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि सहयोग वास्तव में असंभव था तो अंतिम उपाय उन्हें मारना था। यह न केवल वंशजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि चेन परिवार को चिरस्थायी प्रसिद्धि भी दिलाएगा। इसलिए आरोहण से पहले पूर्वज ने विशेष रूप से एक व्यक्तिगत जेड पेंडेंट छोड़ा। उसमें एक दिव्य आत्मा का संचार किया। इसे राक्षस को मारने के लिए ही छोड़ा गया था। अब ये समय था। चेन वांगबे ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, यदि आप मौत की मांग पर जोर देते हैं
तो मैं आपको ये दे दूंगा। बोलने के बाद उसने एक बेहद प्राचीन दिखने वाला जेड पेंडेंट निकाला और अचानक उसे कुचल दिया। एक दुबले पतले मध्यम आयु वर्ग के विद्वान की आकृति प्रकट हुई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेन परिवार के पूर्वज सेलेस्टियल सीक्रेट संप्रदाय के संस्थापक संप्रदाय नेता चेन जोफेंग थे। हालांकि ये सिर्फ एक प्रेत अभिव्यक्ति थी, दिव्य आत्मा की उपस्थिति के कारण यह आरोहण क्षेत्र के चरम हमले की पूरी शक्ति को उजागर कर सकता था। ये वह जगह है जहां चेन वांगबेई का आत्मविश्वास निहित है। चेन परिवार की 8वीं पीढ़ी के वंशज चेन वांगबेई सम्मानपूर्वक पूर्वज से कार्रवाई करने और राक्षस को खत्म करने का अनुरोध करते हैं। चेन वांगबेई की ऊंची आवाज में चेन परिवार के पूर्वज चेन झुओफेंग ने शांति से उत्तर दिया, मान लिया। ये यू की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। वह पूरे क्षेत्र में भारी दबाव महसूस कर सकता था। उसके सामने का प्रेत निस्संदेह सबसे मजबूत दुश्मन था जिसका उसने इस सपने में सामना किया था। ये यू ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया, जिससे एक मुहर लग गई। उसके सामने एक काला अवरोध बन गया। उसी समय चेन जोफेंग का प्रेत अचानक आ गया। उसके शरीर से प्रकाश की एक किरण फूटी जो सीधे आकाश में गिरी। तुरंत बाद अनगिनत उल्कापिंड आकाशीय आग लेकर नीचे उतरे। इनकी तुलना में ये यू का आंकड़ा बिल्कुल महत्वहीन लग रहा था। एक पल में वह गिर गया। ये सर्वनाशी दृश्य आधे घंटे से अधिक समय तक चला। शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इसने डिसेंडिंग ड्रैगन क्लिफ के आसपास के 1000 मील के क्षेत्र को एक अथाह गड्ढे में बदल दिया। चिलचिलाती आग की लपटें काफी देर तक नहीं बुझी। चेन परिवार के पूर्वज चेन जोफेंग द्वारा इसे पूरा करने के बाद उनका प्रेत हवा के साथ नष्ट हो गया, दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। चेन वांगबेई हवा में मंडरा रही थी, उसकी आंखों में जहर की झलक झलक रही थी। वह ठंडे स्वर में बोली, कैसा मूर्ख है जो समय को नहीं पहचानता। क्या हम एक साथ अमर बनने के लिए सहयोग नहीं कर सकते थे? आपने मौत मांगने पर जोर दिया। ये परिणाम पूरी तरह से आपकी अपनी गलती है। चेन वांगबेई ने धीमी सांस छोड़ी। जैसे ही वह जाने वाली थी, अचानक एक आकृति उसके सामने आ गई। ये निश्चित रूप से ये यू था। इस समय उसका वस्त्र फट गया था और उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। चेन वांगबेई को शायद ही अपनी आंखों पर विश्वास हो। ये कैसे संभव है? आरोहण क्षेत्र के शिखर से पूर्ण प्रहार के बाद भी वह कैसे जीवित रह सकता है? क्या यह आदमी भी इंसान है? चेन वांगबेई को सोचने के लिए ज्यादा समय दिए बिना ये यू ने तेजी से वार किया और उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम मरने के लायक हो। उसकी हथेली से एक तीव्र चूषण निकला। कुछ ही सांसों में चेन वांगबेई महज भूसी बनकर रह गए। उसे मारने के बाद ये यू ने अचानक खांसते हुए मुंह से खून निकाल लिया। उनकी चेतना क्षीण होने लगी। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सामान्य परिस्थितियों में भले ही उसने असेंशन क्षेत्र के कृषक से चौतरफा हमला किया होता, ये यू अधिक से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गया होता। लेकिन कई दिनों की गहन लड़ाई के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी और अपनी पिछली चोटों के साथ वह इसे झेलने की स्थिति में नहीं था। हाँ, कितना घृणित है। उस बूढ़ेकूट दिव्य रहस्य संप्रदाय के संस्थापक संप्रदाय नेता ने इसकी बहुत अच्छी गणना की। राक्षस का एक शत्रु है, शत्रु उत्तर दिशा में है, भाग्य और दुर्भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं, सफलता और विफलता एक अलग सोच है। धिक्कार है। अगले ही पल स्वप्न का दृश्य बिखर गया। ये यू भी सपने से जाग गया। ये स्वप्न अनुभव समाप्त होता है। 212 वर्ष की आयु में निधन। स्वप्न मूल्यांकन उत्कृष्ट जोड़। बेतरतीब ढंग से 2 स्वप्न जीवन क्षमताएं प्राप्त हुई। 1. भक्षण आत्मा तकनीक पूर्णता स्तर। 2. असेंशन क्षेत्र के लिए अनुभव कार्ड, धूप की एक छड़ी की अवधि तक चलने वाला। जब स्वप्न का मूल्यांकन उत्कृष्ट जोड़ या उससे ऊपर पहुंचता है तो एक यादृच्छिक अभिव्यक्ति पुरस्कार दिया जाता है। इस बार भौतिक पुरस्कार एक सुगंधित भुना हुआ साबुत हंस। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, ये यू अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। एक उद्गम क्षेत्र अनुभव कार्ड। हालांकि मध्य महाद्वीप पर यह केवल अगरबत्ती की एक छड़ी तक ही टिकता है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से अजेय है। अपनी चरम स्थिति में चेन परिवार के पूर्वज के प्रेत का सामना करते हुए भी उसके पास लड़ने की शक्ति होगी। यह अविश्वसनीय है, बिल्कुल अविश्वसनीय। लेकिन दुनिया में पूरी भुनी हुई हंस क्या है? क्या वह लेन लियान का पसंदीदा भोजन नहीं था? इसके अलावा ये कहाँ प्रकट हुआ? यहाँ आसपास कुछ भी क्यों नहीं है? क्या ये लेन लियानियन के पास फिर से यादृच्छिक रूप से साकार हो सकता है? खैर, ये भी ठीक है। इससे उसे याद रखने के लिए कुछ मिलेगा। ये यू ने धीमी सांस छोड़ी। जैसे ही वह फिर से लेटने वाला था, अचानक उसकी नजर उसके पीछे बैठे किसी पर पड़ी। सफेद बालों से भरा सिर। ये वरिष्ठ बहन जी मुलिंग थी। ये यू तेजी से पीछे हटते हुए चिल्लाई, बड़ी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये यू के उत्साह की तुलना में जी मुलिंग बहुत शांत दिखाई दी। वह धीरे से खड़ी हुई, धीरे से बोली, जूनियर ब्रदर आप लग रहे हैं। ये सुनकर ये यू को थोड़ी चिंता हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अभी स्वप्न अनुकरण के दौरान उसने कुछ अजीब किया हो? इससे पहले कि ये यू पूछ पाता, जी मुलिंग उसके करीब चली गई। शब्द दर शब्द उसने कहा, जूनियर ब्रदर, आप नींद में बात कर रहे थे। ये यू का सिर अचानक काली रेखाओं से भर गया, बहुत अवाक रह गया। उन्होंने कहा, नींद में बात करना एक सामान्य बात है। मैंने बस सपना देखा कि मैं असेंशन क्षेत्र में एक महान कृषक बन गया। अगर मैं अपनी नींद में बात करता हूँ तो यह कोई बड़ी बात नहीं है ना? जी मुलिंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। क्या उसने सही अनुमान लगाया? वास्तव में आधे घंटे पहले, क्योंकि ये यू की खिड़की बंद थी, जी मुलिंग काफी नाराज थी। तो उसने चुपचाप खिड़की खोल दी। अप्रत्याशित रूप से उसने ये यू को सोते हुए देखा।
इस प्रकार वो चुपचाप आ गई, येयू के पास बैठकर उसकी अनोखी खुशबू की गहरी सांसें ले रही थी। उसे स्वीकार करना पड़ा, जूनियर ब्रदर की खुशबू सचमुच अच्छी थी। जी मुलिंग ने कहा कि येयू नींद में बात कर रहा था, ये सिर्फ एक बहाना था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि येयू वास्तव में विश्वास करेगा कि वह नींद में बात कर रहा था। इससे चीजें आसान हो गईं। जी मुलिंग ने बहुत गंभीरता से कहा, जूनियर भाई, कृषक स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर लेते और छोड़ते हैं। वे शायद ही कभी सपने देखते हैं। सपने आत्मज्ञान के एक रूप की तरह होते हैं। जब तुम स्वप्न देख रहे थे, तुम चिल्लाते रहे, मार डालो, मार डालो, मार डालो। जब मैंने इसे अगले कमरे से सुना तो मुझे लगा कि आप क्यूई विचलन में चले गए हैं, इसलिए मैं आपकी रक्षा करने आया हूँ। ये सुनकर येयू को काफी बेचैनी महसूस हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह निश्चित रूप से बुरी आत्माओं के वश में नहीं था। हालांकि आज जी मुलिंग की उपस्थिति ने उनके लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया। ऐसा लगता था कि सपनों का अनुकरण करते समय उसे ऐसा करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की जरूरत थी। अन्यथा समय के साथ गलतफहमियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये सोचते हुए येयू ने तुरंत विषय बदलते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ बहन। मैं भविष्य में अधिक सावधान रहूंगी। देर हो रही है वरिष्ठ बहन, आप पहले वापस क्यों नहीं जाती? जी मुलिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने गंभीरता से कहा, जूनियर भाई, यह कोई मामूली बात नहीं है। वध की तीव्र इच्छा आंतरिक राक्षसों को जन्म दे सकती है, जिससे अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अगले कुछ समय तक मैं आपके करीब रहूंगी और आपकी रक्षा करूंगी। येयू का चेहरा तुरंत अजीब हो गया। उसने झट से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है वरिष्ठ बहन। ये बहुत परेशानी भरा होगा। मेरे साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। जी मुलिंग ने दृढ़ता से उत्तर दिया। वो फिर से बिस्तर के पास बैठ गई और येयू को गंभीरता से देखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में शरारत का भाव झलक गया। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 87। 10,000 सोल्स हॉल के अंदर झू डिजेन को वेई आशु से एक गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें दावा किया गया कि संप्रदाय के बुजुर्ग याओ चांगमिंग और बुजुर्ग सोंग वुरिन विद्रोह करने के इरादे से ब्लड डेमन संप्रदाय के साथ एकजुट हो गए थे। जैसे ही उसने रिपोर्ट की सामग्री पढ़ी, झू डिजेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। अपने सपनों के दृश्यों को याद करते हुए याओ चांगमिंग और सोंग वुरिन भी विद्रोह में शामिल थे। हालांकि सच्चे नेता एल्डर शांगबुई थे। मूल रूप से उसने सोचा कि पहले शांगबुई को खत्म करने से वे नेतृत्वहीन हो जाएंगे और विद्रोह बंद हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों व्यक्ति भी पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। वे नष्ट होने के योग्य हैं। एक पल इंतजार करें, कुछ ठीक नहीं है। वेई आशु एजोर क्लाउड संप्रदाय का एक अंडरकवर एजेंट है, जिसकी ताकत औसत है, और वो एजोर क्लाउड संप्रदाय के मुख्य स्तरों तक नहीं पहुंच पाया है। तो उसे यह जानकारी कहां से मिली? झू डाइजेन हैरान था। इस बीच पूर्वी सागर महाद्वीप पर फ्लावर स्पिरिट माउंटेन के अंदर लिन लियान का सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। 3 दिन बाद लिन लियान के चारों ओर की बाधा गायब हो गई। उसने तुरंत येयू के ठिकाने की खोज शुरू कर दी। आखिरकार अवरोही ड्रैगन चट्टान के भीतर उसे येयू का शव मिला। इस समय लिन लियान को ऐसा महसूस हुआ मानो वज्रपात हो गया हो। वो इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी। बहुत देर तक स्थिर खड़ी रही। आखिरकार वह धीरे धीरे येयू के पास चली गई, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उनके साथ बिताए समय को याद करते हुए आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। और इस समय शी योटिन जल्दी से पहुंचे। उतरते ड्रैगन क्लिफ के महान बुजुर्ग द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद से शी योटिन अपने घावों से उबरने के लिए कहीं छिप रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसने दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल दिया। उनकी ताकत एक बार फिर बेहतर हो गई। इस बार शी योटिन विशेष रूप से बदला लेने के लिए आए थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी। अवरोही ड्रैगन क्लिफ पहले ही झुलसी हुई धरती में बदल चुका था। इसने शी योटिन को बहुत हैरान कर दिया। वह समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। चारों ओर खोजने के बाद उसे येयू और लैन लियानियन मिले। शी येटिन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने तुरंत येयू के सामने घुटने टेक दिए। उसने लैन लियानियन से सख्ती से पूछा कि वो कौन है। ये जानने पर कि लैन लियान येयू का दाव साथी था, उसके चारों ओर बढ़ती हत्या की मंशा थोड़ी कम हो गई। फिर वह दहाड़ा, भाई यू को किसने मारा? लैन लियानियन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने बताया कि कैसे कुछ दिन पहले येयू शी येटिन और मिस्टिकियन संप्रदाय के शिष्यों का बदला लेने के लिए वापस आया था। सुनने के बाद शी येटिन अपराध और दुख से भर गया। वह अपनी ही छाती पीटता रहा, बहुत देर से, हमेशा बहुत देर से। मैं हमेशा बहुत देर से क्यों आता हूँ? जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। उनके चारों ओर की जमीन कांपती रही। लैन लियान ने चुपचाप येयू को पकड़ लिया, उसकी आंखें बेहद खोखली थीं। बहुत देर के बाद शी येटिन शांत हुए। गहरी आवाज में उन्होंने लैन लियानियन से कहा, भाभी, हालांकि हम नहीं जानते कि भाई यू को किसने मारा, मैं कसम खाता हूँ, मैं पूर्वी सागर महाद्वीप के सभी धर्मी कृषकों को भाई यू की मृत्यु में शामिल कर दूंगा। इतना कहने के बाद शी येटिन प्रकाश की एक लकीर में तब्दील हो गया और तेजी से दूर चला गया। लैन लियानियन अविचल रहे। सूरज उगा और डूब गया, तारे हिल गए। कुछ दिनों के बाद लैन लियान येयू को मिस्टिकियन संप्रदाय के पिछले पहाड़ की तलहटी में ले आई। यही वह जगह थी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लैन लियान ने येयू को गले लगाया, एक पत्थर की मूर्ति में बदल गई और अपना जीवन समाप्त कर लिया। अपने प्रेमी के बिना वह अकेली नहीं रहना चाहती थी। येयू धीरे से फुसफुसाहट के बाद लैन लियानियन धीरे से जाग गई। अब तक उसके चेहरे पर आंसू भर चुके थे। परिचित परिवेश को देखते हुए लैन लियानियन अचंभित थी।
उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह सिर्फ एक सपना था। जल्द ही एक परिचित सुगंध उड़ गई। लेन लियानियन ने अपना सिर घुमाया। उसके बगल में एक भुना हुआ हंस था, सुगंधित और आकर्षक। यह एक ऐसा व्यंजन था जो ये यू उसे लाना पसंद करता था। लेन लियानियन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह आगे बढ़ी, मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा सपने में आया था। लेन लियान एक पल में खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। यह कोई सपना नहीं था, बिल्कुल सपना नहीं, केवल ये यूं ही भुना हुआ हंस बना सकता है जिसका स्वाद ऐसा हो। 3 दिन बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर एजोर क्लाउड संप्रदाय के अंदर ये यू को ज़िमुलिंग द्वारा लगभग पागल कर दिया गया था। जरा सोचो, प्लेटिनम बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की आपके बिस्तर को थपथपाते हुए आपको अच्छी नींद लेने के लिए आग्रह कर रही है। उसका चेहरा एक फीकी मुस्कान से सजी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा, यह अजीब लगा। क्या उसे सचमुच इतना उत्साही होने की जरूरत है? उसे राक्षसी तरीकों में गिरने से बचाने की आड़ में उसके साथ प्रतिदिन 12 घंटे बिताना। हे बहन, बड़ी बहन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि मैं भटक जाऊंगा? यदि आप सचमुच इतने स्वतंत्र हैं, तो क्या आप खेती करने में अधिक समय लगा सकते हैं? मुझे परेशान करना बंद करो। ज़िमुलिंग की प्रताड़ना से बचने के लिए ये यू ने खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए मास्टर होंगलुआन से शिकायत करने का फैसला किया। कम से कम वह होंगलुआन के साथ उसके जुआ खेलने में प्रतिदिन जा सकता था। इस वरिष्ठ बहन द्वारा सताए जाने से तो कुछ भी बेहतर था। लेकिन होंगलुआन के आवास पर पहुंचने पर उन्हें वो खाली मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए अन्य चोटियों पर अकेली गई हो? होंगलुआन का पता लगाने के लिए ये यू तुरंत वुडाओ पीक की ओर चल पड़ा। ये वह जगह थी जहां दोस्त अक्सर इकट्ठा होते थे और जहां होंगलुआन ने दावा किया था कि वहां आध्यात्मिक भाग्य है। ऐसा नहीं था कि होंगलुआन हमेशा यहां जीतेगी, लेकिन कम से कम वह इतनी हार तो नहीं खाएगी। इसलिए होंगलुआन अक्सर यहां खेलने आते थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वुडाओ पीक के वरिष्ठ भाइयों ने ये यू को सूचित किया कि मास्टर होंगलुआन को 2 दिनों से नहीं देखा गया था। उन्होंने सुना कि वह शायद दोस्तों से मिलने गई होगी और नहीं जानती थी कि वो कब लौटेगी। ये समाचार सुनकर ये यू अत्यंत व्यथित हो गया। मास्टर, हे मास्टर, इस समय जब मुझे तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है तो मित्रों से मिलने क्यों जाऊं? अगर आपको दोस्तों से मिलना भी पड़े तो क्या आप बड़ी बहन को अपने साथ नहीं ले जा सकते? बहुत अधिक असहनीय। बहुत सोचने के बाद ये यू निर्णायक रूप से वे आशु को खोजने के लिए प्रवर्तन हॉल में गया और कुछ देर के लिए वहां सोने के अपने इरादे की घोषणा की। इन शब्दों पर वे आशु का चेहरा स्पष्ट रूप से लाल हो गया। कारण सरल था, जब ये यू ने ये कहा तो प्रवर्तन हॉल के अन्य कृषक उपस्थित थे। कुछ देर उसके साथ सोए। वो कथन काफी विचारोत्तेजक लगा। कई वरिष्ठ भाइयों की आंखों में तुरंत ईर्ष्या झलकने लगी। 2 वरिष्ठ बहनों के चेहरे पर भी काफी जटिल भाव थे। उन सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या दाव साथी के रूप में ये यू और सेंटेसियुन रामू के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं थे? वह अचानक वे आशु को खोजने क्यों आएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि संत के साथ अनबन हो गई हो और अब वे आशु इसमें कदम रख रहा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, ये निर्बाध परिवर्तन अविश्वसनीय रूप से तेज था। एक घोटाला, एक बड़ा रसीला कांड। उन्हें आराम से बैठकर शो का आनंद लेना था। हालांकि वे आशु ने उन्हें मौका नहीं दिया। वो सीधे ऊपर गई और ये यू का मुंह बंद कर दिया और उसे दूर खींच लिया। क्या उपद्रव मचा रखा है? क्या वह अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था? हालांकि जैसे ही वे जाने वाले थे, अचानक एक आकृति प्रकट हुई जिसने उनका रास्ता रोक दिया। यह कोई और नहीं बल्कि एजोर क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर लुओजी थे। वे आशु और ये यू को इतने करीब देखकर उसके माथे की नसें उभर आईं। अरे तुम लड़के, क्या तुम एजोर क्लाउड संप्रदाय की अन्य महिलाओं के साथ इतने अंतरंग होने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर युनरामू ने ये देखा तो उसका दिल टूट जाएगा? अध्याय 88, जाने देने की योजना। जाने दो। लुओजी पूरे आक्रोश के साथ दहाड़ने लगा। लगभग पूरे एजोर क्लाउड सेक्ट में गूंज उठा। ये यू और वे आशु दोनों अपनी जगह पर स्थिर हो गए, कुछ हद तक हतप्रभ होकर लुओजी को देख रहे थे। रुको, क्या उसे भावनात्मक स्थिरता के राजा का उपनाम दिया जाने वाला सबसे सौम्य और हमेशा शांत रहने वाला संप्रदाय गुरु नहीं माना जाता था? अब वो इतना चिड़चिड़ा क्यों लग रहा था? तुमने अभी तक जाने क्यों नहीं दिया? वास्तव में तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये जगह तुम्हारे लिए फ्लर्ट करने और प्यार में पड़ने के लिए है? लुओजी फिर से दहाड़ा। उसकी आवाज गूंज उठी। वे आशु ने तुरंत ये यू के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और ये यू जल्दी से सीधी हो गई। इस समय उसे लगभग ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हाई स्कूल में वापस आ गया हो। हेडमास्टर ने उसे अपनी महिला डेस्कमेट के साथ डेटिंग करते हुए पकड़ लिया हो। ओह, क्या अगला काम हमारे माता पिता को बुलाना होगा? जरा ठहरिए, यह एक काल्पनिक दुनिया है। यह एजोर क्लाउड संप्रदाय है। माता पिता को बुलाओ, ये यू ने तुरंत पूछा। संप्रदाय मास्टर, क्या संप्रदाय में कोई नियम है जो रिश्तों और दाव साथियों को रखने पर प्रतिबंध लगाता है? ये सवाल सुनकर लुओजी की अभिव्यक्ति ठिठक गई, मानो रुई में मुक्का मार रहा हो। वास्तव में एजोर क्लाउड संप्रदाय ने न केवल रिश्तों और दाव साथियों को रखने से मना किया, बल्कि वास्तव में उन्हें प्रोत्साहित किया। आखिरकार धन और साहचर्य महत्वपूर्ण थे, दाव साथी महत्व में दूसरे स्थान पर रहे। यहाँ तक कि दोहरी खेती तकनीकों को अलग रखते हुए भी एक अच्छा दाव साथी अत्यधिक सहायता प्रदान कर सकता है। लुओजी ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। ये यू के सवाल ने उसे असहज कर दिया। हरामी न केवल अपने शिष्य का फायदा उठा रहा है, बल्कि अब वो यहाँ इतनी बेशर्मी से समस्याएं पैदा कर रहा है। यदि तुम्हारा स्वामी होंगलुआन न होता तो मैं तुम्हें यहीं और अभी लहूलुहान कर देता। क्या तुम समझ रहे हो? बेशक, लुओजी ने केवल ऐसी चीजों के बारे में सोचने का साहस किया।
वह जानता था कि होंगलुआन कितना भयानक हो सकता है। यदि वो सचमुच पागल हो गई तो पूरा एजोर क्लाउड संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लुओजी ने ठंडी सांस ली। वास्तव में संप्रदाय में रिश्तों और दाव साथियों को रखने पर रोक लगाने वाला कोई नियम नहीं है, लेकिन क्या यह इस तरह की तुच्छता के लिए सही जगह है? ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। संप्रदाय गुरु को अचानक उसके प्रति कुछ अकथनीय शत्रुता क्यों प्रतीत होने लगी? क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी? ये देखकर उसके बगल में मौजूद वे आशु तुरंत झुक गई और अपना सिर नीचे कर लिया, फिर चुपचाप ये यू के जूते को लात मारी और उसे लुओजी के साथ बहस न करने का संकेत दिया। आप देखिए, यह अलौकिक और प्रतिष्ठित बूढ़ा व्यक्ति मध्य महाद्वीप की 5 महान पवित्र भूमियों में से एक का संप्रदाय गुरु है। वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय पावर हाउस। उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहस करना बाघ से मदद मांगने जैसा है, निश्चित विनाश का रास्ता। लुओजी ने वे आशु की ओर देखा और शांति से कहा, ये यू, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। ये सुनकर ये यू और वे आशु ने एक दूसरे पर नजर डाली, प्रत्येक ने एक दूसरे की आंखों में भ्रम देखा। संप्रदाय गुरु किसी आंतरिक शिष्य को बातचीत के लिए बुला रहे हैं। ये काफी असामान्य है, लेकिन लुओजी ने ये यू को सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। वह मुड़ा और शांति से एक दूर स्थान की ओर उड़ गया। ये यू ने देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उसका पीछा किया। हालांकि वे आशु की आंखों में चिंता झलक रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये यू को किसी चीज के लिए पकड़ा गया हो? 10,000 सोल्स हॉल के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में मजबूत मानसिक दृढ़ता के साथ भी कभी कभी वो सबसे खराब के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती थी। उम्मीद है ये यू ठीक होगा। इस बीच लुओजी चुपचाप ये यू के साथ उड़ गया। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। इससे ये यू की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। संप्रदाय गुरु वास्तव में क्या चर्चा करना चाहते हैं? जल्द ही लुओजी अचानक रुक गया, वुजी पीक के सामने उतर गया। इस समय उनका पूरा ध्यान शिखर के ऊपर मंडरा रही एक विशाल आध्यात्मिक नाव पर केंद्रित था। पहले लुओजी ने सुना था कि महान कियान राजवंश ने ये यू को एक आध्यात्मिक नाव भेजी थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी बड़ी होगी। और यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र के कृषक के रूप में वह तुरंत इस वस्तु की शिल्प कौशल और परिष्कार को देख सकता था। इसकी तुलना में एज और क्लाउड सेक्ट की आध्यात्मिक नावें कूड़े के ढेर से बचाए गए सड़े हुए तख्तों की तरह लगती थीं। सचमुच गुणवत्ता में कोई तुलना नहीं है। इस आकार की एक आध्यात्मिक नाव अविश्वसनीय रूप से महंगी होगी। एक पवित्र भूमि के स्वामी के रूप में भी लुओजी शायद लापरवाही से एक भी चीज वहन नहीं कर सकते थे। फिर भी इतनी मूल्यवान वस्तु ये यू को मुफ्त में दे दी गई। इसने महान कियान महारानी के साथ ये यू के रिश्ते की और पुष्टि की। वह अवश्य ही कोई सच्चा प्रिय व्यक्ति होगा। अगर ऐसा है तो आप यू रामू को क्यों उकसाएंगे? जितना अधिक लुओजे ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही क्रोधित होता गया। वह अचानक पलटा, उसकी आंखों से लगभग क्रोध निकल रहा था। ये यू हतप्रभ दिख रहा था, सामने आध्यात्मिक नाव को देख रहा था, सहज रूप से सोच रहा था कि शायद ये नाव ही थी जिसने लुओजी को क्रोधित किया था। ओह, ली रोवां का उपहार यह विशाल आध्यात्मिक नाव अब वुजी पीक के ऊपर खड़ी थी, जिसने पूरी तरह से अपनी छाया में सब कुछ ढक लिया था। ये काफी विशिष्ट लग रहा था, लेकिन ये यू का यही एकमात्र सहारा था। पिछले 2 दिनों से लगातार ज़ी-मुलान से बचने के लिए ये यू ने आराम करने के लिए अपने लकड़ी के केबिन में लौटने की हिम्मत नहीं की, बल्कि आध्यात्मिक नाव पर सवार हो गया। फिर भी अप्रत्याशित रूप से ज़ी-मुलान ने सीधे आध्यात्मिक नाव को पकड़ लिया और आंतरिक राक्षसों से उसकी रक्षा करने का दावा करते हुए उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। इस स्थिति में ये यू के पास वुजी पीक से भागने से पहले आध्यात्मिक नाव को चुराने का भी समय नहीं था। और इस प्रकार वर्तमान दृश्य सामने आया। यह मानते हुए कि लुओजी इस वजह से क्रोधित था, ये यू ने तुरंत कहा, संप्रदाय मास्टर, मैं इसे अभी दूर रख दूंगा। ये यू ने लापरवाही से अपनी उंगलियां चटकाईं। तुरंत आध्यात्मिक नाव एक शानदार रोशनी में फूट पड़ी, फिर अचानक गायब हो गई। एक मुट्ठी के आकार के धातु के बक्से के रूप में फिर से प्रकट हुई, जिसे उसने तेजी से दूर रख दिया। संपूर्ण गति बहते बादलों और पानी की तरह तरल थी। हालांकि जब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष होता है तो वे जो कुछ भी करते हैं वो कष्टप्रद लगता है। लुओजी की नजर में ये यू की हरकतें लगभग एक घमंड थी। बूढ़ा डेंग सुरक्षित रूप से भूत की आग से बच रहा है, ईर्ष्यालु। लुओजी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे कसकर भींच गए। इसे रोके रखें, क्रोधित न हो, क्रोधित नहीं हो सकते। एक संप्रदाय गुरु के रूप में उन्हें अपना संयम बनाए रखना था और आज की यात्रा के उद्देश्य को नहीं भूलना था। कई दौर की आत्मा सांत्वना के बाद लुओजी खुद को शांत करने में कामयाब रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ये यू, मैं आज तुमसे तुम्हारे और सेंटेस यू रामू के बारे में बात करना चाहता था। दरअसल इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, ये यू ने तुरंत टोकते हुए कहा, दरअसल मेरे और लेडी सेंटेस के बीच कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ एक साधारण सीनियर जूनियर रिश्ता। संप्रदाय की संत होने के नाते मेरे मन में उनके प्रति केवल सम्मान है, कोई रोमांटिक उलझन नहीं। ये सुनकर लुओजी थोड़ा रुका, फिर वह वहीं विस्फोट करने के लिए तैयार हो गया। तुम छोटे लड़के, तुम क्या कह रहे हो? उस दिन गुफा में अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे होते तो आप और यू रामू काफी करीब आने लगे थे, और अब आप कह रहे हैं कि आपके बीच कुछ भी नहीं है। इधर उधर खेलना और फिर उससे निपटना न चाहने का विशिष्ट मामला है ना? लुओजी ने तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। यू रामू की खातिर ये यू को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर वह अचानक बेहोश हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, ये यू एक चतुर व्यक्ति था, अन्यथा वह संभवतः केवल एक आंतरिक शिष्य की स्थिति के साथ संत को नहीं जीत सकता था। तो ये यू के शब्दों में अन्य अर्थ भी होंगे।
केवल सम्मान, कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं। क्या ये समर्पण का एक रूप है? यह महसूस करते हुए कि वह यू रामू की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए उसने जानबूझकर स्वेच्छा से हटने का ये बहाना ढूंढ लिया। ठीक है, ये एकदम सही था। यह उसे हार्दिक अनुनय विनय के दौर से बचाएगा। इस दौरे से वह अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसका लाभ क्यों न उठाया जाए? ये सोचते हुए लुओजी के ठंडे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अध्याय 89। ये यू को अवश्य भेजा जाना चाहिए। न तो बिना कारण के प्रेम होता है और न ही बिना कारण के घृणा होती है। जब कोई व्यक्ति जो हमेशा गंभीर रहता है अचानक मुस्कुराहट दिखाता है तो ये सबसे खतरनाक होता है। लुओजी के अचानक बदलाव ने ये यू को पूरी तरह से चौंका दिया। बोलना है या नहीं? लुओजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा वास्तव में मुक्का मारने लायक लग रहा था। ये यू ने झिझकते हुए कहा, संप्रदाय मास्टर, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, सचमुच ठीक हूँ। ऐसा लग रहा था कि लुओजी को पता था कि बहुत अधिक खुश होना अनुचित था। उसने तुरंत अपनी मुस्कुराहट पर लगाम लगा ली। उन्होंने आगे कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं तुमसे सिर्फ यून रामू के साथ हुई उस घटना के बारे में बात करना चाहता था जब पिछली बार तुम पर हमला हुआ था। रक्त दानव संप्रदाय ने अपनी कब्र खोद ली है। उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अधिक से अधिक 3 दिनों में रक्त दानव संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसे अपने लिए चीजें निपटाने का संप्रदाय का तरीका माने। ये यूं मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली और तुरंत अपना धन्यवाद व्यक्त किया। वास्तव में उसने देखा था कि लगभग हर बार जब वो बाहर जाता था तो उसे रक्त दानव संप्रदाय के हमलों का सामना करना पड़ता था। ये यू सचमुच इस स्थिति से तंग आ चुका था। अब जब एज और क्लाउड संप्रदाय ने कार्रवाई करने का फैसला किया है तो यह वास्तव में एक अच्छी बात है। ये रक्त दानव संप्रदाय को और अधिक परेशानी पैदा करने से रोकेगा। लुओजी ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके बाद वह जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक उसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा याद आया। भावनाएं 2 लोगों का मामला थी। भले ही ये यू इसका पता लगा सके और इस रिश्ते को छोड़ दे, लेकिन क्या होगा यदि यू रामू समझ नहीं सका और जिद पर अड़ा रहा? नहीं, उसे ये यू को उससे अलग करने का कोई तरीका ढूंढना था ताकि वे मिल न सकें। समय के साथ उनकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएंगी और वे आसानी से अलग हो सकते हैं। हाँ, ये यू के लिए एक नया लक्ष्य ढूंढना सबसे अच्छा होगा। यू रामू के बारे में अपने विचारों को पूरी तरह से तोड़ दें। अभी उस महिला शिष्य की तरह लुओजी के विचार दौड़ पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, ये यू, एक और मामला है। संप्रदाय के कीमिया शिष्यों ने उल्लेख किया है कि डाकेबिस फूलों की आपूर्ति कम हो रही है। तो मैं आपके और वे आशु के लिए बेजहां दाव क्षेत्र में जाने और कुछ डाकेबिस फूल वापस लाने की व्यवस्था करना चाहता हूँ। बहुत अधिक नहीं, 200 पौधे पर्याप्त होंगे। वहाँ एज और क्लाउड संप्रदाय के शिष्य तैनात हैं जो कटाई में सहायता करेंगे। आपका काम उन्हें परिवहन करना होगा। डाकेबिस फूल, कीमिया के लिए आवश्यक सामग्री। वे मात्रा में दुर्लभ थे और कटाई करना कठिन था। 200 डाकेबिस फूलों को इकट्ठा करने में कई साल लगेंगे। इसके बारे में सोचने मात्र से लुओजी खुश हो गया। किसी भी गलत व्याख्या से बचने के लिए लुओजी ने कहा, ये यू, तुम अभी भी युवा हो। खेती करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यात्रा करना और दुनिया का अनुभव करना है, न कि एक ही स्थान पर रहना और आंख बंद करके खेती करना। यह आपके अपने भले के लिए भी है और मुझे आशा है कि आप समझेंगे। ये यू तुरंत सहमत हो गया। यात्रा उत्तम रहेगी। इसका मतलब जी मुलान द्वारा उलझाए गए बुझी पीक पर नहीं रहना था। इस समय ये यू के होंठ हल्की सी मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं कर सके। एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय के अंदर जुओ यंगचुन बहुत हैरान महसूस करते हुए भौहें चढ़ा लीं। स्पष्ट रूप से वह एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय के अंदर सभी को जानती थी, लेकिन ये लोग बेवजह उसे नहीं पहचानते थे। इसके अलावा ये यू नाम उन्हें बिल्कुल अपरिचित लग रहा था, विशेषकर उनके मास्टर जून चेंग भी। अन्य लोग ये यू को भूल सकते हैं, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यू इस जीवन में उसका गौरव था, वह कैसे भूल सकता है? लेकिन जुओ यंगचुन स्पष्ट रूप से जून चेंगबी की ओर से उसके और ये यू के प्रति अपरिचितता को महसूस कर सकती थी। यह कोई कृत्य नहीं था। जुओ यंगचुन समझ नहीं सका वास्तव में क्या चल रहा था। क्या हर कोई अपनी यादें खो चुका था? लेकिन यदि हाँ, तो उसे इतनी स्पष्टता से याद क्यों था? जैसे ही जुओ यंगचुन निकलने वाला था, एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय के एक वरिष्ठ भाई ने धीरे से बुदबुदाया, ये यू। हाल ही में हर कोई इस ये यू की तलाश क्यों कर रहा है? हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी यह क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र के कृषक के कानों से कैसे बच सकती थी? जुओ यंगचुन अचानक रुक गया। उसने उदासीनता से पूछा, मेरे अलावा ये यू को और कौन ढूंढ रहा है? बोलो। एक भयानक दबाव तुरंत उतर आया। वहां मौजूद हर कोई हैरान और परेशान दिख रहा था। ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग स्टेज कल्टीवेटर का दबाव हल्के में लेने लायक नहीं था। जून चेंगबी ने अपने दांत पीस लिए। उसने धीरे से कहा, परी, चलो शांति से इस पर बात करते हैं। जुओ यंगचुन ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया। चाहे कुछ भी हो, यह आदमी कभी उसका गुरु था। वह उसे चेहरा कैसे नहीं दे सकती थी, परंतु उस बड़े भाई की ओर उसकी दृष्टि पाले की भांति ठंडी रही। जब मैं पहले पहाड़ से नीचे उतरा तो मैंने अफवाहें सुनी कि 10,000 सोल्स हॉल के लोग भी ये यू के ठिकाने की तलाश कर रहे थे, लेकिन विशेष कारण के लिए मुझे नहीं पता। बड़े भाई की आवाज कांप उठी, उसके शब्द तेज हो गए। डर है कि धीरे बोलने से जुओ यंगचुन परेशान हो जाएगा। ये सुनकर जुओ यंगचुन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, 10,000 सोल्स हॉल, वह क्या है? एक पुनर्जन्मित अमर के रूप में वह हमेशा कड़वी खेती में रही थी। उसका लक्ष्य जल्द से जल्द स्वर्गीय क्षेत्र में लौटना था। वह मध्य महाद्वीप के गुटों से परिचित नहीं थी। जून चेंगबी ने आगे बढ़कर कहा, 10,000 सोल्स हॉल मध्य महाद्वीप में एक राक्षसी संप्रदाय है। 100 साल पहले यह अपार शक्ति के साथ शीर्ष 3 में स्थान पर था।
जू यंगचुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आसुरी संप्रदाय, वे ये यू से क्या चाहते हैं? यदि वे ये यू के खिलाफ नुकसान का इरादा रखते हैं तो इस राक्षसी संप्रदाय के अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। इस समय जू यंगचुन के चारों ओर एक भयानक हत्या का इरादा भड़क उठा। फिर उसकी आकृति चमकी और इंद्रधनुष में बदल गई और दूर में गायब हो गई। उसके जाने के बाद एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय के सभी लोग राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, वास्तव में यह महिला कौन है? वो किसी को ढूंढने के लिए हमारे एमेथिस्ट स्काई संप्रदाय में क्यों आई? जून चेंगबी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। इस महिला की खेती बहुत ऊंची है। मुझे डर है कि अगर हम अपनी पूरी जिंदगी भी थका दे तो भी हम इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगले दिन ये यू ने जल्दी से सामान पैक किया। भोर होने से पहले वह वे आशु को स्पिरिट बोट पर ले गया और दूर चला गया। इस अविश्वसनीय रूप से समर्पित भावना ने वे आशु को अवाक कर दिया। भाई, क्या तुम्हें अपने आप को इतनी मेहनत करनी पड़ती है? संप्रदाय गुरु ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला अत्यावश्यक नहीं है। आपको दिन रात यात्रा करने पर जोर क्यों देना चाहिए? क्या कोई आपका पीछा कर रहा है? दरअसल येयू के विचार में जी मुलान का चिपकना पीछा किए जाने से भी अधिक खतरनाक था। यदि ऐसा न होता तो वह इतनी दूर तक क्यों जाता? क्या थोड़ी देर और सोना अच्छा नहीं होगा, या किसी स्वप्न परिदृश्य का अनुकरण करने के लिए? हालांकि वह ये बात किसी को नहीं समझा सका। अन्यथा कल तक एजोर क्लाउड सेक्ट में एक नया उपन्यास प्रकाशित हो जाएगा। शीर्षक के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ द अनटोल्ड स्टोरी बिटवीन माई सीनियर सिस्टर एंड मी जैसा होगा। वाह, ये शापित लेखक वरिष्ठ, क्या वे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कुछ गंभीर नहीं लिख सकते? जैसे ही ये यू बड़बड़ाया, उसने अपने विचारों को तेजी से स्पिरिट बोट को नियंत्रित करने पर केंद्रित किया। लेकिन दोपहर तक आधे रास्ते में वे आशु को अचानक कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। जूनियर भाई, क्या हम बेजहांगदाव नहीं जा रहे हैं? आप दक्षिण की ओर क्यों जा रहे हैं? मैं रास्ता नहीं जानता, लेकिन चूंकि आपने कुछ नहीं कहा तो मैंने मान लिया कि रास्ता सही था। ये यू ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद स्पिरिट बोट से दहाड़ गूंज उठी। जूनियर भाई, आज हम में से एक को मरना है। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 90। बेजहांग गांव मध्य महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित यह मानव निर्मित मार्ग माउंट जुक्सी के आधे रास्ते पर स्थित है। इसलिए इसका नाम बेजहांग गांव सौझांग पद पड़ा। ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन आबादी बहुत कम है। यहाँ अनेक बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगती हैं। यहाँ तक कि 5 महान पवित्र भूमियों में से एक एजोर क्लाउड संप्रदाय के लिए भी बेजहांग गांव का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ जड़ी बूटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 500 साल पहले वुजेन पीक के पीक मास्टर एल्डरसीटू जोविक सिंह ने व्यक्तिगत रूप से दर्जनों शिष्यों को यहाँ तैनात किया था। इतने लंबे समय में उनमें से कुछ शिष्यों ने पहले ही शाखाएं बना ली हैं और अपने स्वयं के छोटे संप्रदाय बना लिए हैं। वे आशु का स्पष्टीकरण सुनकर ये यू ने सोच समझकर सिर हिलाया। दरअसल दुनिया कोई भी हो, अच्छे संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अक्सर प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है। एक पल की चुप्पी के बाद वे आशु ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, मैंने सुना है कि यह स्पिरिट बोट अमूल्य मानी जाती है। यह महान गण राजवंश की महारानी की ओर से आपको एक उपहार था। क्या ये सच हो सकता है, जैसा कि अफवाह है कि महारानी के साथ आपका उस तरह का रिश्ता है? ये यू के पास तुरंत शब्द नहीं बचे। हालांकि वे आशु के शब्दों ने उसे कुछ जगाया। यदि ली रोवांग ने इतनी मूल्यवान स्पिरिट बोट भेजी थी, ये दावा करते हुए कि ये उनकी सुरक्षा के लिए थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें एक और छिपा हुआ अर्थ हो सकता है, यानी संप्रभुता का दावा करना। आखिरकार इतनी मूल्यवान स्पिरिट बोट को कौन यूं ही किसी असंबंधित व्यक्ति को दे देगा? एक आदर्श दोधारी तलवार। ये यू को चुप देखकर वे आशु ने फिर पूछा, चुप्पी का मतलब सहमति है ना? सामाजिक मामलों के बारे में बेतुके अनुमान न लगाएं। हमारी स्थिति बहुत जटिल है, वैसी नहीं जैसी आप कल्पना करते हैं। ये यू वे आशु के साथ इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बस अपना हाथ हिलाया और आगे की बातचीत से इनकार करते हुए दूर चला गया। वे आशु ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। वह नहीं जो उसने कल्पना की थी। और भला क्या, वे आशु ने खड़े होने से पहले बहुत देर तक नहीं सोचा। गहरी आवाज में उसने कहा, हम बैझांग दाव पहुंच गए हैं। ये सुनकर ये यू भी तेजी से उठ खड़ा हुआ और आगे देखने लगा। वहां पहाड़ के आधे ऊपर कई भव्य हॉल और प्राचीन इमारतें बिखरी हुई थीं, जो बादलों और धुंध से घिरी हुई थीं। दृश्यावली अत्यंत सुंदर सुरम्य दिखाई दी। इससे पहले कि ये यू और वे आशु स्पिरिट बोट को करीब से चलाना जारी रख पाते, दूर से 5 तलवार की लाइटें स्पिरिट बोट के सामने आकर रुक गईं। करीब से निरीक्षण करने पर वे 5 युवा तलवार की खेती करने वाले थे। नेता ने आगे बढ़कर गहरी आवाज में कहा, ये संप्रदाय का प्रतिबंधित क्षेत्र है, तुरंत चले जाओ। वे आशु ने हल्के से अपने पैर के अंगूठे को थपथपाया और जाने से पहले एजोर क्लाउड सेक्ट मास्टर लुओजी द्वारा उसे सौंपा गया टोकन पेश किया। गंभीर स्वर में वे आशु ने कहा, वरिष्ठ भाइयों, मैं वे आशु हूँ, एजोर क्लाउड संप्रदाय के प्रवर्तन हॉल का शिष्य। ये यू है, वुजी पीक का शिष्य। हम संप्रदाय मास्टर के आदेश के तहत 200 डा केबिस फूल इकट्ठा करने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया एल्डर सीटू को सूचित करें। वे आशु के हाथ में टोकन देखकर तलवार की खेती करने वालों के नेता आगे बढ़े, इसकी जांच की और एक बार असली होने की पुष्टि होने पर उनकी अभिव्यक्ति तुरंत नर्म हो गई। तो आप जूनियर सिस्टर वेई और जूनियर ब्रदर ये हैं। मैं डेंग जेनपो, वुजेन पीक का वरिष्ठ शिष्य हूँ। आपकी पहचान न जानने के कारण पहले मैं उदासीन था, कृपया इसे दिल पर न लें। ये सुनकर ये यू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये वरिष्ठ भाई, जो ऊपर से ठंडा दिखता था, भाषण में इतना गर्मजोशी भरा होगा।
उसकी प्रभावशाली तलवार के इरादे को देखते हुए इस व्यक्ति की ताकत निस्संदेह दुर्जय थी। मुस्कुराते हुए वी आशु ने कहा, वरिष्ठ भाई, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं जैसा आपको करना चाहिए। कुछ और खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद डेंग झेम्पो ने वी आशु और ये यू को बेजहां दाव में आमंत्रित किया। ये यू को लगा कि स्पिरिट बोट बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए उसने अपनी उंगलियां चटकाई और उसे एक बक्से में बदल कर रख दिया। चेहरे पर चोट के निशान वाले एक शिष्य ने ये देखा, उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। बेजहां दाव के अंदर ये यू ने कई बच्चों को आसपास खेलते हुए देखा जो जीवंत और ऊर्जावान दिख रहे थे। डेंग झेम्पो ने हंसते हुए कहा, उन पर ध्यान मत दो, ये कुछ कनिष्ठ भाइयों के बच्चे हैं, वे सभी बस गए हैं। कुछ 100 वर्षों में बेजहां दाव में और भी अधिक लोग होंगे। वी आशु सहमत हुए, इससे यह और भी अधिक जीवंत लगता है ना? साथ आए शिष्य हंस पड़े। एक क्षण बाद डेंग झेम्पो ये यू और वे आशु को मुख्य हॉल में ले गए। थोड़ा झुकने के बाद उन्होंने एल्डर सीटू जोंगक्सिंग को आमंत्रित करने का इरादा व्यक्त किया। हालांकि जाने के तुरंत बाद वह क्षमा प्रार्थी स्वर में लौट आए। संप्रदाय के बुजुर्ग सीतू जोंगक्सिंग वर्तमान में तलवारबाजी में ज्ञानोदय के एक महत्वपूर्ण क्षण में पहाड़ के ऊपर एकांत में हैं। उनके लिए नीचे आना असुविधाजनक है। जहां तक 200 डार्क एबिस फूलों की बात है तो यह मुश्किल नहीं होगा। हमारे पास यहाँ काफी स्टॉक है, हम रात भर में कुछ और इकट्ठा कर लेंगे और मुझे विश्वास है कि हम उन्हें कल सुबह तक तैयार कर लेंगे। ये बहुत सराहनीय होगा वरिष्ठ भाई, वी आशु ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसने शुरू में सोचा था कि उन्हें लंबे समय तक यहाँ रहना होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे अपना मिशन सिर्फ एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ये सचमुच सौभाग्यशाली था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, वुजेन पीक के शिष्यों के नेतृत्व में वे आशु और ये यू थोड़े आराम के लिए अपने कमरे में लौटने के लिए तैयार हुए। 1 घंटे बाद वुजेन पीक के शिष्य भी उनके लिए एक स्वागत भोज का आयोजन करेंगे। आखिरकार बेजहां दाव एज और क्लाउड संप्रदाय से काफी दूर था और आमतौर पर बहुत कम लोग यहाँ आते थे। इस बार यह एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपने मेहमानों का उचित मनोरंजन करना चाहते थे। ये यू और वे आशु के पास इस तरह के गर्मजोशी भरे आतिथ्य से इनकार करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वे सहमत हो गए। मुख्य हॉल से निकलने के बाद डेंग झेम्पो के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अचानक उसके पीछे एक गहरी धुंध छा गई। फिर घायल शिष्य भीतर से बाहर चला गया। उस बच्चे की स्पिरिट बोट काफी अच्छी है, मुझे वो पसंद आ गई है। यदि आप इसे चाहते हैं तो जाकर इसे स्वयं ले लें। क्या आप मुझसे आपकी मदद की उम्मीद कर रहे हैं? डेंग झेम्पो ने मुड़कर भी नहीं देखा और असामान्य रूप से सपाट स्वर में बोला। शिष्य अचानक हंसा, आप सचमुच परेशान करने वाले हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपका गुरु आपको पसंद नहीं करता। डेंग झेम्पो ने दरवाजे के बाहर रात के दृश्यों को देखा, उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वह धीरे से बुदबुदाया, अगर मेरा मालिक मुझे पसंद नहीं करता है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इस बीच वे आशु उसके कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही वह अपने लिए एक गिलास पानी डालने ही वाली थी, अचानक उसके सामने की दीवार एक जोरदार आवाज के साथ ढह गई। ऊपर देखते हुए उसने ये यू को अगले कमरे से आते हुए देखा। सिवाय इसके कि उसने दरवाजे का उपयोग नहीं किया, वह दीवार के पार चला गया। वे आशु का मुंह थोड़ा हिल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूनियर भाई, बेहतर होगा कि आप मुझे स्पष्टीकरण दें। ये भी सोचे कि आप वुजेन पीक के शिष्यों को ये कैसे समझाएंगे। ये यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। गहरी आवाज में उन्होंने कहा, बड़ी बहन, मुझे उन्हें अपनी बात समझाने की जरूरत नहीं है। वे आशु ने गहरी सांस ली, बोलने ही वाले थे कि तभी उन्हें बाहर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जूनियर बहन, मैं आपके लिए कुछ स्पिरिट चाय लाने के लिए यहाँ हूँ, कृपया अंदर आएं। वे आशु ने अपनी आस्तीन लहराई और दरवाजा अपने आप खुल गया। वह पहले ही निर्णय ले चुकी थी, वह इस शिष्य को दीवार की मरम्मत के लिए किसी को ढूंढने के लिए और अधिक आध्यात्मिक पत्थर पेश करेगी। आखिरकार वे अभी भी अपने लिए डार्क एबिस फूल प्राप्त करने के लिए वुजेन पीक के शिष्यों पर निर्भर थे। उन्हें नाराज न करना ही बेहतर था। हालांकि इससे पहले कि स्पिरिट चाय वाला ये शिष्य कमरे में प्रवेश कर पाता, ये यू ने भी आशु की कमर से तलवार खींच ली। उसने एक ही झटके में शिष्य का सिर उसके कंधों से अलग कर दिया।